अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में मैंने शॉर्ट क्लिप्स बहुत सी वीडियोस बना ली, 5 मिनट की 10 मिनट की, जिसमें मैंने उसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में बताया था। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फुल ट्यूटोरियल बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हर एक जो ऑप्शन होता है उसका वो बताऊंगा कि किस तरह से यूज़ होता है। कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आप पूरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1 या 1.5 घंटे के अंदर समझ जाएं। दोस्तों सबसे पहले जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोलते हैं तो ऐसा ओवर सरफेस हमारे सामने खुल के आ जाता है। असल में दोस्तों मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास कोई और वर्जन इंस्टॉल होगा तो हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस उसमें आपको डिफरेंट नज़र आए, पर तकरीबन ऑप्शंस सेम ही होते हैं। हाँ, 2010 जो एमएस ऑफिस है वो थोड़ी एडवांस्ड है, तो मे बी वो आपको तकलीफ दे। इंशाल्लाह वेरी सून मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये 2007 ऑफिस के बारे में सबसे पहले जैसे हम आते हैं, ये पेज होता है। पेज के बाद आप दोस्तों ये कॉर्नर में देखें जहाँ पर मेरे माउस का एरो, ये जूम सेटिंग होती है। जूम सेटिंग का मकसद ये होता है कि आप पेज कितना जूम करके देख सकते हैं। ये देखें, अभी ये जब मैं सेंटर पे किया तो ये 100% पे आ गया। मैं पीछे करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा, बड़ा करूँगा तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये जूम सेटिंग अक्सर करके हम या तो 63 पे रखते हैं या तो 100 पे रखते हैं। 63 पे इसलिए रखते हैं क्योंकि 63 प्रिंटिंग व्यू साइज होती है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद ये भी व्यू का है, ये इस पे क्लिक करते हैं, ये बता रहा है कि प्रिंट व्यू, बल्कि ये प्रिंट व्यू नहीं है, मैंने आपको बताया क्योंकि प्रिंट व्यू 63 होता है, हमने इसकी सेटिंग आउट कर दी है। अच्छा, उसके बाद ये 2 पेज व्यू होता है, ये फुल स्क्रीन व्यू होता है। देखें अभी ये फुल स्क्रीन व्यू हो गया। अगर 2 पेज होंगे तो दूसरा इसके साइड में आ जाएगा। ये वेब लेआउट होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ वेबसाइट के लिए लिख रहे हो तो उसका लेआउट बताएगा। ये आउटलाइंस का है, ये ड्राफ्ट का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें व्यू का ही ऑप्शन है और कुछ ज़्यादा खास नहीं है इनमें। उसके बाद दोस्तों हम वापस आते हैं नीचे, ये देखें पेज के सामने लिखा हुआ है 1 of 1, मतलब ये पेज नंबर बता रहा है कि हम पहले पेज पे काम कर रहे हैं। ये वर्ड्स काउंटर है फ्रेंड्स, मैं जितने वर्ड लिखूंगा, देखें ये अभी मैंने लेटर्स लिखे हैं, वर्ड नहीं लिखा। मतलब ये जितने ज़्यादा हैं ये वर्ड्स, एक वर्ड है और इसमें बाकी लेटर्स हैं। अब मैं स्पेस करके दूसरा लिखूंगा तब भी यहाँ पर देखें दूसरा वर्ड काउंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बता दूँ, फॉर सपोज अभी देखें मैंने 8-10 वर्ड 4 वर्ड लिख लिए, ये 5वां। अब मैंने 8-10 पैराग्राफ लिख लिए। एक किसी का अगर आपको वर्ड काउंट चेक करना हो कि इस पैराग्राफ के कितने वर्ड से, तो सिंपली आपको उनको सिलेक्ट करना है। अभी तो मैं शिफ्ट दबा के फिर अपनी एरो की से इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखें जैसे मैंने सिलेक्शन ख़त्म कर ली, नीचे बता रहा है कि ये 4 वर्ड से आउट ऑफ 5 जो मैंने सिलेक्ट किए हैं वो टोटल कितने हैं, 4 हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप स्पेसिफिक पैराग्राफ, लाइन या किसी भी जगह से वर्ड काउंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वर्ड काउंटिंग के बाद इधर ही एक मेन्यू होता है। अच्छा, ये देखें मैंने जैसे वर्ड को क्लिक किया, ये मुझे अब पेजेस, वर्ड्स, करेक्टर बता रहा है कितने मैंने यूज़ किए हुए, लेटर्स, ठीक है, पैराग्राफ कितने, लाइंस कितनी है, ये सब कुछ यहीं पे बता रहा है। तो अगर आपको डिटेल लेनी हो तो आप वर्ड के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यह लैंग्वेज है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको लैंग्वेज बार में लेकर जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हैं। अक्सर दोस्त सिंधी या उर्दू यूज़ करना चाहते हैं, कोई हिंदी यूज़ करना चाहता है, तो वो यहीं से आकर अपनी सेटिंग चेंज कर सकता है, लैंग्वेज अपनी चेंज कर सकता है। अच्छा, उसके बाद ये 2 ऑप्शंस देख रहे हैं, डू नॉट चेक स्पेलिंग और ग्रामर, में इसको भी टिक कर देता हूँ कि आप चेक करो ग्रामर और स्पेलिंग, मुझे बताओ कि मेरी कहाँ गलत है। यहाँ डिटेक्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिक, इसका मतलब ये कि अगर आपने कोई वर्ड में मिस्टेक कर दी तो कंप्यूटर उसको अगर पढ़ लेता है तो वो खुद से सेट कर लेगा। तो मैं ओके करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई लैंग्वेज की सेटिंग, ये पेज वर्ड्स की, और ये हो गई जूम और पेज व्यू की। नीचे वाला आई थिंक के बार पूरा कंप्लीट हो गया और सिंपली आपने समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं।
नीचे वाले बार के बाद फ्रेंड्स अब हमारे पास आता है यहाँ पर ऊपर ये पहले पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लोगो टाइप बना हुआ है। इसको हम क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें ये न्यू है, न्यू का मतलब है न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद ये मेरे रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखा रहा है जिस पे मैंने काम किया है पहले, ठीक है। उसके बाद ओपन है, ओपन का मकसद है फ्रेंड्स मैं कोई भी और डॉक्यूमेंट खोल सकता हूँ। इसके अलावा सेव का ऑप्शन फ्रेंड्स यूजुअली आपको पता ही होगा, इससे कोई भी चीज़ सेव होती है। सेव एज का मकसद ये होता है फ्रेंड्स कि आप फाइल टाइप चेंज करके सेव करना चाहिए। सेव का मतलब तो ये होगा कि आपका डॉक में सेव होगा, मतलब डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट टाइप में सेव होगा। पर अगर मैं सेव एज को क्लिक करूँगा तो उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको, एक मिनट दिखाता हूँ ये आ जाए। चलें देखें फ्रेंड्स, ये सेव एज में ये ऑप्शन देखें, जैसे ही मैंने सेव एज अ टाइप क्लिक किया मेरे पास बहुत से टाइप के खुल के आ गए। अक्सर करके दोस्त PDF यूज़ करते हैं, XPS डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, या कोई भी अगर आप इनमें से या 2003 की ऑफिस का यूज़ करना चाहे 97 या कोई भी, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन जो आपको रिक्वायर्ड हो सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अक्सर करके दोस्तों वर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होता है या PDF सिलेक्ट होता है या 2003 एंड 2097 वाला ये तीसरा ऑप्शन यूज़ होता है। उसके अलावा आई थिंक कोई ऐसा इसमें नहीं है ऑप्शन जो मैं आपको भी बताऊं। अच्छा दोस्तों, एक बात, अगर आपके ऑफिस में PDF या XPS का डॉक्यूमेंट शो नहीं होता तो आप मेरी ऐसी प्लेलिस्ट में जाकर एक ऑप्शन है PDF वाला, उसकी वीडियो चेक कर लें तो आपको उस वीडियो के थ्रू पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये ऑप्शन कैसे आएगा। अच्छा दोस्तों, उसके बाद देखें फ्रेंड्स, ये तो हो गया सेव का ऑप्शन, आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सपोज अभी मैं डेस्कटॉप पे आकर और मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ कि ठीक है। उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये हो गया सेव का ऑप्शन। सेव के बाद फ्रेंड्स, सेव और सेव इसके बाद ये प्रिंट का है। अगर आप प्रिंटर पे प्रिंट करना चाहते हैं डायरेक्ट काम करने के बाद, तो आप यहीं से प्रिंट के ऑप्शन को दबाएंगे, फिर आप प्रिंटर की सेटिंग सेव करेंगे। देखें, उसके बाद आप बताएंगे कि ये वाला पेज ही सिर्फ निकालना है कि आपको बाकी के पेजेस भी निकालने हैं। उसके बाद आप फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट वगैरह ये सारी सेटिंग तो ऑटो सेव होती है, बस आपको प्रिंटर का नाम देखना होता है। आपके प्रिंटर का नाम आपको सेलेक्ट करके और ये करंट पेजेस की सेटिंग सेव करनी पड़ती है, और आप जितनी कॉपीज निकालना चाहिए, ये 3 चीज़ें काम की होती है। उसके बाद आपको ओके करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी के लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों प्रिंट के बाद ये प्रिपेयर का ऑप्शन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, स्पेलिंग वगैरह का चेक करना, ठीक है। ये परमिशन, ये ज़्यादा काम का कुछ इसमें नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। ये सेंड भी आजकल ईमेल के थ्रू आप डायरेक्ट सेंड करें, पर आजकल यह हो रहा है कि बंदा जीमेल आ गई है तो वहीं से जाकर डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको PDF का ऑप्शन वहीं से नहीं मिल रहा तो यहाँ देखें ईमेल एज अ PDF अटैचमेंट, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन डाक से PDF में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये पब्लिश, अगर आप अपना डॉक्यूमेंट ब्लॉग के तौर पे वर्डप्रेस या कहीं भी पब्लिश करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप वहाँ पे इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये क्लोज का इधर इससे क्लोज हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये दूसरा वर्ड ऑप्शन का है। वर्ड ऑप्शन में आने के बाद मैं दोबारा से वर्ड ऑप्शन में आता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप यहाँ पर आएँ, उधर के बाद देखें ये नीचे कॉर्नर में वर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है। वर्ड ऑप्शन में फ्रेंड्स सेटिंग्स होती है और कुछ नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी सेटिंग्स होती है कि कौन सा बार सिलेक्ट हो कौन नहीं हो। तो इसमें भी ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ इसकी हम एडिट ना करें, क्योंकि ये कंप्यूटर का होता है। अभी देखें जैसे कलर स्कीम ब्लू है तो आप इसको सिल्वर कर सकते हैं। अभी मैं ओके करता हूँ तो देखें ये मेरी साइड सिल्वर हो गई। तो उसके बाद वापस आते हैं, हम इसको सेम ब्लू कर देते हैं। कहाँ गया, ये रहा, इसको ब्लू कर देते हैं। उसके ये स्क्रीन टिप बता रहा है, ये विंडो यूज़र नेम, ये सब जो सेटिंग्स होती है ना फ्रेंड्स, या अच्छा ये इसमें आपकी जो काम की सेटिंग है वो ये प्रूफिंग वाली है। प्रूफिंग में आप अपनी लैंग्वेज प्रूफिंग की सेटिंग रख लें कि आपको कौन सी चीज़ें ऑटो करेक्ट करवानी है, कौन से वर्ड्स की मिस्टेक्स आपको क्यों मिल रही हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर आप कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जिसकी इसमें इनपुट अवेलेबल नहीं है तो आप चाह रहे हैं कि उसकी स्पेलिंग की मिस्टेक सेम ना हो, जो कि लाइनिंग सेम होती है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, इसको मैं साइड पे कर, देखो ये जो नीचे लाइनिंग देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं ये ना आए तो आप ये दोनों ऑप्शंस क्लिक करके ओके कर लें तो देखें ये लाइनिंग चली गई, क्योंकि आपको पता है कि आप जो स्पेलिंग यूज़ कर रहे हैं वो इसमें इनपुट नहीं है पहले से।
अच्छा, वापस वर्ड ऑप्शन पे आते हैं, प्रूफिंग पे आते हैं और फिर ये अनचेक कर देते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद ये सेव का ऑप्शन है, वही जो मैंने उधर आपको सिखाया वही सेम थिंग। अगर आप यहाँ से सेटिंग चेंज कर ले तो भी आपकी मर्जी। ये एडवांस्ड में भी आपको शॉर्ट की वगैरह बताएगा, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट। तो इसमें भी ऐसे कोई काम की चीज़ नहीं है जो आपको ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट बनाने के मसला करे। मैं ये ट्यूटोरियल जो बना रहा हूँ वो सिंपल चीज़ों पे बना रहा हूँ ताकि आप पूरी ऑफिस सीख भी जाएं और आप खुद से कोई डॉक्यूमेंट बना भी लें। पर अगर इसमें फिर भी कोई कॉम्प्लेक्स ऑप्शन रह जाए तो आप कमेंट्स में से मुझसे पूछ सकते हैं कि ये मसला कैसे हल किया जाए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वाली कॉर्नर वाली मेन्यू भी समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद जो हमारे पास मेन्यू है फ्रेंड्स, वो ये तीनों ऑप्शंस हैं। ये सेव का है, आपको मैंने उधर ही समझा दिया। ये अंडू का होता है, अगर आप काम करते करते कुछ गलत कर देते हैं तो कंट्रोल जेड या इधर क्लिक करने से आपका अंडू हो जाता है। अच्छा, ये रीडू का है। सपोज अगर मैं कुछ डिलीट कर देता हूँ, सपोज ये मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखें, ये क्या है, ये रिपीट क्लियर नहीं, पहले मैं अंडू करता हूँ। ये देखें, ये वापस आ गया मेरे पास। अगर मैं ये रीडू करता हूँ तो मतलब ये फिर से डिलीट हो जाएगा। देखें, हो गया। तो ये ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, ये भी इतना काम का नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया। ये बस ये बता रहा है से बस आप ये तीनों में से कोई भी और चीज़ एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। इधर देखिए अभी 3 सिलेक्टेड, रीडू, अंडू, और उसके बाद मैं कोई भी इनमें से लगा सकता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन लगा सकता हूँ, ओपन का लगा सकता हूँ। तो ये मेन्यू भी ज़्यादातर डॉक्यूमेंट बनाने में आपको डिस्टर्बेंस या कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा नहीं करेगा। तो दोस्तों, अभी आपने नीचे वाली बार लाइन और उसके बाद ये ऊपर वाले 4 ऑप्शन समझ लिए हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है फ्रेंड्स, वो होती है ये होम मेन्यू, जो कि अभी खुला हुआ है। होम के मेन्यू में सबसे पहले पेस्ट का ऑप्शन अभी ये आ नहीं रहा, तो वो इसीलिए नहीं आ रहा कि कोई चीज़ मैंने कॉपी नहीं की। अभी यहाँ से मैं ये कॉपी कर देता हूँ ताकि आपको फिर मैं ये पेस्ट का ऑप्शन अप्लाई करके दिखाऊँ। ये देखें, मैंने कॉपी कर लिया। अब देखें फ्रेंड्स, ये पेस्ट वाला ऑप्शन खुल के आ गया सामने। अब इसमें अंदर जाते हैं। अब देखें फ्रेंड्स, जो चीज़ मैंने जिस खास वजह के लिए कुछ कॉपी किया वो ये है। आप देख लें सामने 3 ऑप्शन है, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मकसद ये होता है कि अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं और इस डॉक्यूमेंट में उस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको पेस्ट एज हाइपरलिंक करना पड़ता है। ये एक लिंक पेस्ट हो जाती है जिसके थ्रू आप उस डॉक्यूमेंट में फिर से जा सकते हैं। तो ये ज़्यादातर एक्सेल में काम आती है। अच्छा, पेस्ट स्पेशल में आते हैं। पेस्ट तो सिंपल जो मैंने कॉपी किया वो पेस्ट आएगा। पेस्ट स्पेशल में आए, देखिए फ्रेंड्स, अभी तो मैंने जस्ट एक ऐसा समझ लें कि सिंपल टेक्स्ट पर लिया है। तो अगर आप कोई फार्मूला लेंगे, कोई पिक्चर लेंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि उसको अगर आप जब पेस्ट करेंगे ना तो वो भागती हुई नजर आएगी आपको आपकी टेक्स्ट। या तो आप अगर किसी वेबसाइट से टेक्स्ट कॉपी करेंगे तो वो टेक्स्ट आपको वेबसाइट वाली या तो ज़्यादा बोल्ड नजर आएगी, कलर्ड नजर आएगी, या तो कोई, तो उधर आपको यहाँ पर अभी एक ऑप्शन आ नहीं रहा, पर अगर आपको उधर कोई ऑप्शन आ जाए तो आप पेस्ट स्पेशल में आकर इधर आपको ऑप्शन मिलेगा प्लेन टेक्स्ट का। अभी यहाँ पर नहीं आ रहा मेरे पास, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वहाँ आपको यहाँ पर वो मिलेगा प्लेन टेक्स्ट का, तो आपको जस्ट इसको प्लेन टेक्स्ट को क्लिक करना है। अभी के लिए मैंने ओके कर दिया। उसके बाद दोस्तों ये पेस्ट के बाद ये फॉर्मेट पेंटर है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका भी ज़्यादा कुछ मसला नहीं होता। ये मकसद ऐसा समझ लें कि किसी चीज़ को पेंट कर सकते हैं, पर तब जब मतलब ऐसे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मेरे पास ये 4 लाइनें हैं, ठीक है, इसको मैंने टिक किया और मैंने इसको टिक किया तो देखो ये हाईलाइट हो गया। बस ये सिंपल इसका यही काम होता है और ज़्यादा कुछ इसका नहीं होता। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद ये कट और कॉपी बिल्कुल सेम ऑप्शन अगेन, देखे मैंने सेलेक्ट किया तो कट और कॉपी दोनों का ऑप्शन आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन भी तीनों चारों चीज़ें आप समझ चुके होंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो चीज़ें, ये फ़ॉन्ट का क्या मकसद है, ये जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं इसके बारे में ये सेटिंग है पूरी की पूरी। ये लाइनिंग आप जो देख रहे हैं ये वाली, ये इसके बारे में है, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो ये है कि आप कौन से फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं। न्यू टाइम्स न्यू रोमन जो अक्सर करके PS स्टाइल में यूज़ होता है। ये साइज़ है, आप बढ़ा सकते हैं, 16 कर लें। चलें साइज़ के बाद ये बोल्ड का ऑप्शन होता है, ये Ctrl+B इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये इटैलिक हो जाता है, ये फिर से बोल्ड भी कर देते हैं।
ये अंडरलाइन का ऑप्शन होता है, कंट्रोल यू से आता है। अच्छा ये इटैलिक जो है कंट्रोल आई से होता है। अब अंडरलाइन के अंदर ऑप्शंस होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिंपल अंडरलाइन है, ये डबल अंडरलाइन है, ये हेवी अंडरलाइन है, बोल्ड हुई है, ये जो है उसके बाद ये डॉट डॉट होते हैं, ठीक है, डॉटेड अंडरलाइन है। उसके बाद ये जो है ना ये डैश अंडरलाइन है, जो हम डैश लाइन यूज़ करते हैं वो ये थोड़ी लाइन माइनस की टाइप की देती हुई जाएगी। अच्छा उसके बाद ये डैश और डॉट दोनों का मिक्सचर है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये भी डैश और डॉट का मिक्सचर है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये जो है ये वेव टाइप अंडरलाइन है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मोर अंडरलाइन ऑप्शंस होते हैं, इसमें आप जाकर अपनी मर्ज़ी की कोई भी अंडरलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है इसमें आप अंडरलाइन का कलर है, अगर आप ब्लैक से हटाकर कोई और देना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। अंडरलाइन के सिंपल जो ऑप्शंस थे वो यही थे। अच्छा फ्रेंड्स ये होता है कैंसिलेशन। अगर आप कोई टेक्स्ट के बीच में लाइन देकर उसको कैंसिल शो कराना चाहते हैं तो जस्ट आपको इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना पड़ता है, जैसे अभी मैंने किया और अभी मैंने ख़त्म भी किया। तो ये देखें ये कैंसिल, इनके बीच में कैंसिल वाली लाइन आ गई। अभी के लिए मैं इसकी अंडरलाइन ख़त्म कर रहा हूँ। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि मैंने इस पर कैंसिलेशन की लाइन दे दी है। अभी इसको मैं वापस ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा ये टेक्स्ट का मसला है, अगर आप टेक्स्ट छोटी करना चाहें जो हम अक्सर करके मतलब फार्मूला वगैरह में नीचे लिखते हैं तो ये उसका ऑप्शन है, ये ऊपर का है, ये ऊपर चली जाएगी। ये टेक्स्ट नीचे, ऐसा समझ लें कि हम जब कोई वैल्यू लिखते हैं एक्स उसका पावर लिखते हैं तो पावर, ये पावर का ऑप्शन है, आपकी कोई भी टेक्स्ट पावर वाले फॉर्म में ऊपर चली जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है वेरिएबल का ऑप्शन है, मतलब नीचे चली आएगी बिल्कुल आखिर में टेक्स्ट की बेस लाइन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए मैं दोनों को ख़त्म कर देता हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा उसके बाद ये वाला ऑप्शन फ्रेंड्स देख लें जिसमें सिंगल और डबल जिसमें कैपिटलाइज और छोटा लेटर दोनों लिखे हुए हैं, इसमें आए। इसमें देखें फ्रेंड्स ये लिखा है सेंटेंस केस। ये असल में होती है सेटिंग आपके वर्ड्स की, कि आप वर्ड किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। मैं लोअर केस को क्लिक करूँगा तो मेरी सारी टेक्स्ट लोअर लेटर्स में, मतलब छोटे अल्फाजों में हो जाएगी, छोटी ABC जिसको हम कहते हैं। अगर मैं उसके बाद अपर केस को करूँगा तो मेरी सारी जो ये बड़े वाले में चली जाएगी, बड़ी ABC में चली जाएगी। उसके बाद अगर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करूँगा तो जो पहला लेटर है सारे वर्ड्स का वो बड़ा हो जाएगा, देख लें। उसके बाद टोगल केस है। टोगल केस का मकसद ये है कि कोई बड़ा पहला छोटा फिर बाद वाले बड़े हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा इसके। सेंटेंस केस ये है कि फ्रेंड्स ग्रामेटिकली सेंटेंस, अगर पहला जो पैराग्राफ का अल्फाज होगा वही बड़ा होगा, बाकी सब छोटे हो जाएंगे। तो अक्सर करके हम सेंटेंस केस इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ग्रामेटिकली गलत ना हो। उसके बाद यहाँ से भी आप साइज़ अप एंड डाउन कर सकते हैं, यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट को फ्रेंड्स, यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आई होप इसमें और कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है इस मेन्यू में जो मैं आपको बताऊँ। अच्छा ये चीज़ है, ये भी सिंपल है फ्रेंड्स, जो मैंने सवेरे आपको बताया उसका भी यही काम है तकरीबन, जो होता है कि अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसको प्लेन कर दें उसको, ठीक है। उसमें मतलब जो अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे आपने बोल्डनेस ली हुई है, अंडरलाइनिंग दी हुई है और उसकी साइज़ बढ़ाई हुई है, वो सब खत्म होकर ये नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगी। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने इसको बोल्ड किया, मैंने इसको इटैलिक किया, अंडरलाइन किया। अब सिंपल आकर मैंने इस जगह पे क्लिक किया, देखें ये नॉर्मल हो गई। तो ये उसका ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों आता है इंसर्ट का मेन्यू, जो ये ऊपर नहीं सॉरी फ्रेंड्स, उसके बाद ये साइड में स्टाइल्स का मेन्यू है। तो स्टाइल्स के मेन्यू में ये है कि नॉर्मल स्टाइल पे आप हमेशा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और उसके बाद मैं इसके आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट ऑप्शन होते हैं। अगर आप कोई फ़ॉन्ट ये स्टाइल बनाना चाहते हैं, कोई आप अलग से कोई ऐसा समझ ले जो पेज बनाते हैं अक्सर बंदे नोटिस के लिए, वही कोई बनाना चाहते हैं तो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी आ जाएगी हेडिंग, उसके बाद नीचे मैं लिखता जाऊंगा। इसमें ये फ़र्क होता है बस सिर्फ और सिर्फ हेडिंग का फ्रेंड्स। नॉर्मल करने से ये सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके आप नॉर्मल करेंगे तो बस ये सिर्फ इसकी हेडिंग वाला सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा, बाकी इसमें और कुछ खास नहीं होता। ये स्टाइल का है तकरीबन, पर हमेशा मैंने देखा है कि दोस्त जो होते हैं वो सिर्फ नॉर्मल स्टाइल पे काम करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग वालों में से कोई उठा लेते हैं अपनी हेडिंग देने के लिए। पर हेडिंग देने के लिए मैं आगे आपको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, वो देख लीजिएगा आप, फिर बिल्कुल आप भी नॉर्मल को प्रेफरेंस करेंगे।
उसके बाद फ्रेंड्स ये चेंज स्टाइल सेम यही है कि अगर आप स्टाइल चेंज करें, इसका स्टाइल में एडिटिंग करना चाहें, असल में अगर कोई आप स्टाइल उठा लें उसकी एडिटिंग करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अभी नॉर्मल है तो इसमें ही मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। देखें ट्रेडिशनल 2007 ये नॉर्मल चेंज होता जा रहा है, देख रहे हैं आप साइड से। तो मैं जो भी नॉर्मल में चेंजिंग करूँगा वो भी कर सकता हूँ इधर से। देखें ये हर चीज़ खुद पे है फ्रेंड्स। आप इसको अभी मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, वापस आता हूँ फ़ॉन्ट पे। देखें मेरी चेंजिंग से साइड में चेंजिंग हो रही है। तो ये जो चेंजिंग होगी ये इससे के स्टाइल में चेंज होगा। अच्छा, ये फाइंड का ऑप्शन है, आप कोई भी वर्ड अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं तो इधर लिख कर आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप कोई वर्ड किसी और वर्ड से चेंज करना चाहते हैं तो इधर पहला वाला वर्ड लिखें जो आप पहले ढूंढ लें, फिर उसको किससे चेंज करना है वो यहाँ से क्लिक कर लें। उसके बाद ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, आप सिलेक्ट ऑल कर लें। सिलेक्ट पर ये तो आप यहीं माउस से कर सकते हैं टिक का बटन दबा के। तो दोस्तों होम मेन्यू में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रही जो मैंने आपको ना बताई हो। हाँ, ये रह गई हैं चीज़ें, मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप भी सोच रहे होंगे हवा में घूम रहा है न जाने कहाँ से कहाँ पर। फ्रेंड्स अभी मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी जल्दी समझाऊँ। मैं टाइम कंज्यूमिंग वाला बंदा नहीं हूँ। ये बुलेट पॉइंट्स होती है फ्रेंड्स। बुलेट पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि ऊपर रिसेंटली यूज्ड बुलेट का ऑप्शन है। अच्छा, ये बुलेट्स क्या होती हैं? बुलेट्स ये है कि फ्रेंड्स आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा कि कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले इनमें से कोई भी ऐसी आपको निशानी मिलती होगी। आप अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, या पैराग्राफ के स्टार्ट में जस्ट ये दिखाने के लिए यहाँ के एक नई चीज़ हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वो आप बुलेट यूज़ करते हैं। सपोज अभी मैं ये एरो वाली बुलेट यूज़ कर रहा हूँ तो देखें आप मेरी इस लाइन के पीछे बुलेट आ गई। अच्छा, उसके बाद जब आप कोई भी बुलेट इंसर्ट करने के बाद फ्रेंड्स इंटर करते हैं तो बुलेट वही दोबारा से आ जाती है। अगर आपको ये बुलेट नहीं रखनी तो जस्ट सिंपल आपको बैक स्पेस यूज़ करना है, उससे ये बुलेट ख़त्म हो जाएगी। पर आप चाहते हैं कि नहीं भाई, अब मेरी ये जो लाइन है जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ए के नीचे आ रही है, आप चाहते हैं ये पीछे बुलेट के नीचे चली जाए, मैं जो अपनी न्यू लाइन लिखूँगा बुलेट के नीचे हो, तो फिर आपको दोबारा से बैक स्पेस क्लिक करना होगा और ये वापस चली जाएगी। अभी के लिए मैं फिर से वापस आता हूँ दूसरी वाली लाइन पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूसरी बुलेट भी मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। देखें ये मैंने दूसरी बुलेट यूज़ कर ली। अब मैं दोबारा से एंटर करता हूँ तो देखें दूसरी बुलेट सेम कॉपी होकर नीचे आ गई। मैं बैक स्पेस करके ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो हो गई बुलेट। अच्छा, बुलेट्स में अंदर ये है कि डिफाइन न्यू बुलेट पे जब आप आते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग रख सकते हैं बुलेट की, पर आई सजेस्ट यू कि आप इसमें ना जाएं और मुझे भी अभी इस पर ज़्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि अगर मैं इस पर काम करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप तंग आ जाएंगे। तो इसको अभी आप लीव कर दें। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स के बाद आता है फ्रेंड्स ये पैराग्राफ नंबरिंग का ऑप्शन। अब ये क्या भला है? अब ये जो भला है वो ये है कि आप देख लें ये नंबर्स आपके सामने और ए बी सी की लिस्टें वगैरह बनी हुई है। अब ये क्या मसला होता है? वो ये होता है कि अगर मैं जब कोई लिस्ट बना रहा होता हूँ या कोई ऐसे ऑप्शंस जिसमें मैं 10-15 चीज़ें लिखूं तो अब मैं परेशान हो जाता हूं कि सबको नंबर कैसे दूं। तो वो यहां से मैं दे सकता हूं फ्रेंड्स। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो ये देखें, मैंने नंबर्स वाला मेन्यू सेलेक्ट किया तो खुद से नंबर 1 आ गया। अब मैं इंटर करूंगा, सॉरी ये बैक स्पेस हो गया, इंटर करूंगा तो इंटर के बाद ये नंबर 2 नंबर 3 सब आ जाएगा। नहीं आ रहा, एक मिनट में रीचेक कर देता हूँ इस चीज़ को। ये आ गया नंबर 1। अभी मैं जैसे नंबर 1 में लिखता हूँ, उसके बाद दूसरे में आता हूँ, ये देखें खुद से नंबरिंग होती जा रही है। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही नंबरिंग की, जस्ट मैं लिखता जा रहा हूँ DF और ये खुद ब खुद नंबरिंग देता जा रहा है। तो ये अच्छा, अगर आप नंबर नहीं देना चाहते हैं और इसको ख़त्म करना चाहते हैं और इंटर करते हैं फिर से नंबर आता है तो आपको जस्ट क्या करना है, उसको कुछ नहीं लिखना और फिर दूसरी बार इंटर करना है तो वो खुद से खुद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसी नंबरिंग वाले ऑप्शन में आपको मैं दिखाता हूँ ABC और ये रोमन नंबर्स का भी चक्कर है। अगर आप सेम टाइप से कोई भी सिलेक्ट कर लें तो वो भी आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आता है आगे ये सेम थिंग जो मैंने आपको अभी दिखाई, बस ये है कि इसमें आप काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर रख सकते हैं। सपोज नंबर्स के बाद ये देखें मैंने ये रख ली, तो अब मैं इसको वापस करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इंटर कर लिया, ये
सेम थिंग है, पर ये थोड़ी ये है कि कस्टमाइज्ड है, इसमें दोनों का मिक्सचर है। बाकी ये दोनों मेन्यू ही हैं, समझ लें आप। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आती है ये अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है। यहाँ से आप इस सारी टेक्स्ट लेफ्ट पे रख सकते हैं। मैं आपको करके इस तरह से आप सारी टेक्स्ट को सेंटर पे ला सकते हैं। इस वाले ऑप्शन से आप सारी टेक्स्ट को राइट पे लेकर जा सकते हैं। इधर से जस्टिफाई का अभी तो ऑप्शन नहीं अप्लाई होगा, बाकी अगर आप पूरी पैराग्राफ्स लिख रहे हैं तो जस्टिफाई से आपकी पूरी टेक्स्ट इधर से स्टार्ट होकर इधर तक की आएगी और साइड्स आपकी इक्वल मिलेंगी। जस्टिफाई लो से ये होता है कि थोड़ी बहुत उसमें वो ढील करता है, कुछ लेटर्स वो अकेला छोड़ देता है ऊपर वाली लाइन में। जस्टिफाई मीडियम में भी ऐसा ही कुछ होता है, जस्टिफाई हाई में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है, एक दो स्पेस छोड़ के बाकी जस्टिफाई कर लेता है। पर अगर आप जस्टिफाई यूज ही कर रहे हैं तो पहला वाला ऑप्शन यूज कर लें तो बेहतर है। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ होती है लाइनिंग स्पेस, जो ये अभी मेरे लिखे हुए इसके बीच में मैं स्पेस बढ़ाना चाहूँ लाइन्स के, तो ये देखने कितना बढ़ गया। रिमूव करना चाहूँ तो नीचे वाले से सिंपली रिमूव कर सकता हूँ और इसको मैं 1.0 कर दूँ तो देखें कितना क्लोज आ गया। पर अगर मैं चाहता हूँ नहीं थोड़ा स्पेस हो तो मैं 1.5 कर दूंगा। ये पैराग्राफ का होता है कि हर पैराग्राफ के बाद आप स्पेस देना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लाइनिंग की स्पेस इतना खास नहीं है, आप जब काम करेंगे तो खुद से ही समझ जाएंगे। उसके बाद ये दोस्तों चीज़ें डिक्रीज इंसिडेंट, ये साइडिंग की मार्जिन का चक्कर होता है कि आप मार्जिन के कितने क्लोज कर रहे हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेम अलाइनमेंट वाला ही चक्कर है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद ये होता है फ्रेंड्स, आप अगर अच्छा अब ये चीज़ बहुत काम की है। ये कैसे कि अगर आपने एक वर्ड की डिक्शनरी बना ली तो ये आपको डिक्शनरी में बताएगा कि आप किस तरह से अपने वर्ड्स की सेटिंग रखें, असेंडिंग रखें, डिसेंडिंग रखें। तो आप टेक्स्ट करके असेंडिंग रखेंगे तो जो आपके ए से स्टार्ट वर्ड होंगे वो पहले आएंगे फिर बी वाले। अभी जैसे मैं ओके करूंगा तो आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान से देख लिए, मेरे वर्ड्स जो एस वगैरह वाले होंगे वो नीचे चले जाएंगे, जो ए बी सी में के पहले कैपिटल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। देखें फ्रेंड्स, जैसे मैंने चेंज किया मेरे वर्ड्स देखें डी डी वाले पहले आ गए, पहले ए वाला आया फिर डी वाले आए फिर एस, फिर ये बिल्कुल डिक्शनरी वाला काम हो गया। तो ये चीज़ आप ए टू जेड यूज़ करके बड़े आराम से अपना फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद ये देखें दोस्तों, ये होता है सिंपल जो होता है ना वो आप जिस मतलब फेज़ में काम कर रहे हैं उसके पूरे को आप फेज़ को कलर कर सकते हैं, जैसे हेडिंग वगैरह में अक्सर करके ये यूज़ होता है। उसके बाद ये बॉर्डर है, आप बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने MS एक्सेल में भी सिखाया था आपको। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ये पूरे के पूरे को इसने टेबल बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये बॉर्डर का ऑप्शन और ये पैराग्राफ का ऑप्शन बहुत कम ही यूज़ होता है, पर फिर भी मैंने आपको समझा दिया क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल है और मैं चाहता हूँ कि आप हर एक चीज़ समझ लाएं। देखिए अभी जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो हर पैराग्राफ को इसने अलग से वो बॉक्स कर दिया। तो ये पैराग्राफ के या तो कलर चेंज कर सकते हैं आप या तो बॉक्स कर सकते हैं। अभी मैंने ये पैराग्राफ तीनों सिलेक्ट किए हुए हैं, पर अगर मैं किसी एक को सिलेक्ट करूँ तो फिर उसका कलर मैं डिफरेंट रख सकता हूँ। देखें अभी इसका मैंने डिफरेंट रख लिया, मैंने इस वाले का डिफरेंट रख लिया, इसका मैं कलर डिफरेंट कर देता हूँ, सपोज़ ये वाला कर देता हूँ। तो इसी तरह से आप पैराग्राफ की कलरिंग और बॉक्सेस और सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। होम के मेन्यू में आई होप कोई ऐसी चीज़ नहीं रही जो मैंने आपको ना बताई हो, ओवरऑल सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी कहीं आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब होम के बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे हमारे पास मौजूद है फ्रेंड्स ये इंसर्ट मेन्यू। होम के बाद हमारे पास मौजूद है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो पेजेस का है कि हम पूरे पेज की सेटिंग कैसे करें। पेजेस में हमारे पास पहला ऑप्शन है कवर पेज का। अब कवर पेज का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब आप कोई भी बुक लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करके कोई अपनी जर्नल बना रहे हैं तो उसका कवर पेज अगर आप एडोब नहीं जानते, आप एडोब में काम नहीं करना जानते हैं तो आप ब्यूटीफुल सा कवर पेज यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हैं बिना किसी ज़्यादा सेटिंग्स के। यहाँ पर आपको एग्जांपल मिलेंगे, देखें आपके पास कितने प्यारे प्यारे कवर पेजेस हैं। जैसे ही मैं किसी को सिलेक्ट करूँगा वो एज अ फर्स्ट पेज मेरे पास आ जाएगा, उसमें मैं एडिटिंग करके आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट मैंने मोशन वाला पेज सिलेक्ट किया, ये वाला देखें मेरा फर्स्ट पेज आ गया ये। अब ये खुद ही बता रहा है कि यहाँ पर आप अपनी पब्लिशन ईयर दे दें, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल दे दें या जर्नल का टाइटल दे दें। देखें ये पिक्चर है, मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है मुझे, ठीक है, अपने माउस से, और यहाँ पर चेंज पिक्चर के ऑप्शन में से आकर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ।
अगर फिर भी मैं इसमें कोई भी एडिटिंग करना चाहूँ तो देखें ये सारा मैं इधर से कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, अपनी पब्लिशर्स का नेम लिख सकता हूँ। तो देखें कवर पेज कितना खूबसूरत आ गया, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। पर अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो फिर से यहाँ आकर कोई भी मैं दूसरा उठा सकता हूँ। देखें ये आ गया। तो कवर पेज का मकसद यही होता है कि आप अपना फर्स्ट पेज बग़ैर किसी मेहनत के कोई भी खूबसूरत सा सिलेक्ट करें और उसमें अपने मयार के मुताबिक आप कोई भी एडिटिंग कर ले। अच्छा अभी के लिए मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ कवर पेज। कवर पेज के बाद आता है फ्रेंड्स ब्लैंक पेज। अब अगर आप काम कर रहे हैं, आपने कुछ लिखना भूल गए, आप कोई चीज़ डालना भूल गए किसी भी डॉक्यूमेंट के बीच में, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू कोई भी किसी भी बीच में आप एक न्यू पेज इंसर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर देखें मैंने किया तो मैंने फर्स्ट पेज वाला न्यू आ गया। पर अगर मैं इसके लास्ट में रख के ये करता हूँ, देखें सारी टेक्स्ट के लास्ट में रख के मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैंने न्यू किया तो देखें मैं जहाँ से किया न्यू वही न्यू पेज पे चला गया, बाकी वो हमारा जो पहले वाला लिखा हुआ था वो ऊपर ही रह गया। तो आप कहीं पे भी आप ये समझ लें कि आप न्यू पेज इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद देखें फ्रेंड्स ये होता है पेज ब्रेक। अब ये क्या भला है, ये बड़ी काम की चीज़ है। सपोज़ मैंने ये 3 नंबर पहले पेज पे लगा दिए, अब मैं इनके रेफरेंसेस नीचे देना चाहता हूँ कि ये चौथे से मेरा पैराग्राफ दूसरे पेज में चला जाए ताकि मैं फिर इस पे दूसरे पेज में काम करूँ। पहले पे मैं सिर्फ पेज पे सिर्फ 3 ऑप्शन रखना चाहता हूँ। तो इधर आकर मैंने जस्ट अपनी एरो यहाँ रखी है, उसके बाद मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कितनी खूबसूरती से मेरे 3 ऑप्शन ऊपर रह गए और मुझे सारा पेज ब्लैंक मिल गया। और जो मेरे रहे हुए 4 ऑप्शंस थे वो टेबल से भी कट होकर नीचे चले गए। तो पेज ब्रेक से आप कहीं भी अपनी टेक्स्ट और अपनी डॉक्यूमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेजेस के तीनों ऑप्शंस आप समझ चुके हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये टेबल का ऑप्शन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह से होगा। देखें अभी के लिए मैं इस सबको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये वरना फिर मसला करेगा। अभी के लिए मैं यहाँ नीचे वापस आ जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इधर आकर देखें मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं ये रोज़ 3 ले लेता हूँ, कॉलम में 4 ले लेता हूँ। तो देखें नीचे टेबल बनती जा रही है। मैं क्लिक करूँगा ये फाइनल हो जाएगी। अभी मैंने क्लिक कर दिया, ये देखें मेरी टेबल फाइनली बन गई। पर अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ, वापस इंसर्ट पे आता हूँ, टेबल पे आता हूँ। ये ऑप्शन आपको बता दूँ, इंसर्ट टेबल पे आने के बाद आप अपनी मर्ज़ी के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़ लगा सकते हैं। ठीक है, वो वहाँ पर तो 10-10 मिलेंगे आपको कॉलम और रोज़, ज़्यादा नहीं। यहाँ से आप जितने चाहें लगा सकते हैं। आप अगर यहाँ पर 12 लगा दें और नंबर ऑफ़ रोज़ आप 12 लगा दें और फिर आप ओके कर लें तो आपको देखें टेबल मिल गई 12 कॉलम्स और 12 रोज़ की। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये टेबल जब आप लगा देंगे इसके बाद आपके पास टेबल की सेटिंग आ जाती है। आप टेबल को डिज़ाइन दे सकते हैं इधर से कोई भी। सपोज अभी के लिए मैं ये वाली डिज़ाइन दे देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये आप शेडिंग है जो है इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करके उसमें शेड लगा सकते हैं, कलर दे सकते हैं। इधर से आप उसके बॉर्डर की सेटिंग, आप कोई भी बॉर्डर रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर। उसके बाद फ्रेंड्स ये खास काम के नहीं होते, ये जैसे आ जाए उसी को रहने दे तो बेहतर है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये लाइनिंग का चक्कर है, आप लाइन जितनी थिक और गहरी करना चाहें। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसको सिलेक्ट करके ये वाली लाइन कर दी तो ये देखें ये डबल हो गई मेरी। अगर आप किसी भी सारी टेबल के साथ ये ऑप्शन अप्लाई करना चाहें तो आपको जस्ट टेबल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इधर आकर आप कोई भी सेटिंग अप्लाई कर लें तो ये देखें ये होती जा रही है। मैं जहाँ पर टिक कर रहा हूँ वो लाइन मेरी डबल होती जा रही है। अभी के लिए मैं वापस आ जाता हूँ। उसके बाद ये इरेज़र है, आप कोई भी लाइन रिमूव कर सकते हैं। सपोज़ ये मैंने रिमूव कर दी, ये मैंने रिमूव कर दी, देखें ये मैंने रिमूव कर दी। तो बड़ी खूबसूरती से आप अपनी टेबल मैनेज कर सकते हैं। अभी टेबल के ऑप्शंस आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आप कुछ रह रहा है तो मेरी एक छोटी सी वीडियो पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, आप वो देख लें, उसमें काफ़ी डिटेल में समझा दिया है। अच्छा फ्रेंड्स, इंसर्ट पे वापस आते हैं। टेबल हो गई। अच्छा, टेबल के बाद पिक्चर है फ्रेंड्स। आप अपने कंप्यूटर में से कोई भी पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने की और ये वाला व्हाट्सएप वाला लोगो इंसर्ट कर दिया। पिक्चर के आ जाने के बाद फ्रेंड्स ये पिक्चर की ब्राइटनेस होती है, यहाँ से आप हाई लो कर सकते हैं। देखिए मैं सेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ से ये लो हो गई, ये हाई हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कंट्रास्ट होता है, आप कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, घटा सकते हैं।
अभी कम कर रहा हूँ मैं कंट्रास्ट, देखें ये कम हो गया। रिकलर होता है फ्रेंड्स, आप इसको कोई भी शेडो दे सकते हैं, किसी भी तरह से फिल्टर है जिसको कह लें आप दे सकते हैं। उसके बाद ये कंप्रेस इमेज होता है, कंप्रेस इमेज से होता है इमेज छोटी हो जाती है, ठीक है ना। अभी के लिए अप्लाई पे करता हूँ मैं, ओके करता हूँ, नहीं हुआ क्योंकि अभी अप्लाई नहीं हो रहा बिकॉज प्रेस पिक्चर अप्लाई कंप्रेशन सेटिंग नाउ। इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। देखें ये जैसे प्रिंट के बारे में पूछ रहा है, स्क्रीन कितनी है, ये मुझे टाइम लग जाएगा। तो ये कंप्रेस का ऑप्शन में आपको सिंपली ये जगह आप कॉर्नर देख रहे हैं, इधर इसे आप कंप्रेस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, देखें हो गई। तो इसमें जाने से बेहतर है। और अच्छा आपको पिक्चर चेंज करनी हो तो आप इस पर राइट क्लिक करके भी चेंज पिक्चर कर सकते हैं, और यहीं से भी आप चेंज पिक्चर कर सकते हैं, कोई और इसकी जगह पे पिक्चर लगा सकते हैं इसी सेटिंग के अंदर। रीसेट पिक्चर से जैसे जैसे पिक्चर मैं रीसेट करता जाऊंगा, पिक्चर जैसे नहीं आई थी, मतलब नहीं थी उसमें चली जाएगी वापस मूड में, तो ये थी नहीं मतलब। अच्छा उसके बाद अभी ये काफ़ी बड़ी हो गई, इसको सेट करना पड़ेगा पहले। ये यार बहुत काम लंबा कर दिया इसने तो। चलो ये अभी जो ओके हो गई। इसके बाद फ्रेंड्स ये व्यू होता है, आप शेप कर सकते हैं अपनी पिक्चर को। सपोज़ ये वाला फ्रेम देकर इसको ऐसे शेप कर सकते हैं, ये वाला फ्रेम देकर आप इसको ऐसे शेप कर सकते हैं, आप ये वाला फ्रेम देकर इसको ऐसे शेप कर लें। अभी के लिए ये ओके। तो ये आप इधर से कोई भी फ्रेम वगैरह सेलेक्ट कर लें अपनी पिक्चर के लिए। उसके बाद पिक्चर का शेप, मतलब आप अगर चाहते हैं कि इन शेप में से किसी एक शेप के अंदर पिक आ जाए तो आप उठा लें, ये वाला उठा लें। देखें पिक्चर इस शेप के अंदर आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद पिक्चर का बॉर्डर जो अभी था ब्लैक है, मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये रेड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। वापस ब्लैक कर देता हूँ। उसके बाद पिक्चर का इफेक्ट पे देख लें, रिफ्लेक्शन, ये प्रेजेंट, आप कोई भी इसमें से इफेक्ट लगा सकते हैं। ये अभी के लिए मैं लगाता हूँ सपोज़ बेल्स में आता हूँ। ये भी शायर नहीं हो रहा, आपको ऐसी चीज़ दिखाऊं जो आप समझ भी दें। ये वाला देख लें आप, इसको सिलेक्ट करने के बाद देखें कितना खूबसूरत मेरा व्हाट्सएप का लोगो आ गया, कितना प्यारा आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैंने फ्लैग बिछाया हुआ है, उस तरह का इफेक्ट आ गया। अच्छा उसके बाद फ्रेंड्स ये पोजीशन होता है, पिक्चर को किस जगह पे रखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, इधर रखना चाहते हैं या किधर भी रखना चाहते हैं, वो सारी इधर से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड ये अगर आप दो पिक्चर्स लगा रहे हैं तो अगर आप किसी भी पिक्चर को ब्रिंग टू फ्रंट पे सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आगे आ जाएगी, अगर आप किसी को बैक सेंड टू बैक कर लेंगे तो वो पीछे चली जाएगी। टेक्स्ट ड्रॉपिंग में फ्रेंड्स ये होता है कि आप पिक्चर की बिल्कुल पोजीशन सेम थिंग है ये, पर अक्सर आप टेक्स्ट रैपिंग थ्रो रखिएगा, इससे आपको इजीली आप इस टेक्स्ट को कहीं भी मूव करवा सकेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अलाइन बिल्कुल पीछे, जैसे मैंने आपको समझाया, राइट लेफ्ट या बॉटम कहीं से भी आप इसको अलाइन कर लें, सेंटर पे कर लें, आप इसको लेफ्ट पे कर लें, तो ये सेम पोजीशन की सारी चीज़ें पोजीशन की है। रोटेट कर लें पिक्चर को आप अप डाउन या साइड्स में से। अच्छा पिक्चर आप क्रॉप करके कट कर सकते हैं, आप देखें अभी मैंने इसको आधे तक क्रॉप कर दिया तो मेरी आधी पिक्चर चली गई, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये हाइट विड्थ अपनी पिक्चर की आप साइज सेट कर सकते हैं जिससे भी चाहें। तो पिक्चर के मेन्यू में से तो इतना ही था फ्रेंड्स। अभी के लिए मैं ये पिक्चर डिलीट कर देता हूँ, वापस इंसर्ट मेन्यू पे आता हूँ। पिक्चर के बाद हमारे पास मौजूद है क्लिप आर्ट की सेटिंग। अब क्लिप आर्ट का ऑप्शन, क्लिप आर्ट क्या है, अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। क्लिप आर्ट असल में कुछ डिज़ाइंस बनी हुई होती हैं कंप्यूटर में पहले से, वो आप अपनी डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे पिक्चर समझ लें आप इसको एक, तो फ्रेंड्स देखिए जैसे मैंने क्लिप आर्ट के सिलेक्ट किया, उसके बाद ये मेरे पास साइड में एक मेन्यू खुल के आ गया। ज़्यादा आप कहीं भी ना जाएं, सिंपली इस तरफ कुछ लिखे बिना, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए लाइक कंप्यूटर चाहिए, बुक चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो नेम लिख के भी आप इधर सर्च कर सकते हैं। पर अगर आप सिंपली बगैर कुछ लिख के गो पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे सारे क्लिप आर्ट्स जो ऑफिस में अवेलेबल है वो खुल के आ जाएंगे। इसमें से आप कोई भी अपनी मर्जी का यूज़ कर लें, पर बेटर ये होगा कि आप सर्च बॉक्स यूज़ करके जो चीज़ आपको चाहें वो यूज़ देख लें। अगर वो आपको मिल जाती है तो यूज़ करें, अदरवाइज़ आप बाहर से अपने ब्राउज से कोई पिक्चर इंसर्ट कर लें। अभी के लिए मैं कुछ और तो नहीं यूज़ कर रहा, पर सिंपल एक पिक्चर ये बॉय की यूज़ कर देता हूँ। देखें पिक्चर की तरह ही मेरे पास आ गया, सेम ऑप्शन है सारे पिक्चर वाले। इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। सॉरी ये गर्ल है, मैं बॉय समझ रहा था। तो यहाँ से आप सिंपली कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट को और ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्लिप आर्ट में यही जस्ट पिक्चर्स होती हैं जो आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं,
मैं अभी वापस क्लिप आर्ट के मेन्यू को क्लोज कर रहा हूँ, सॉरी वापस मेरी पिक्चर आ गई, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। क्लिप आर्ट के बाद मेरे पास मौजूद है फ्रेंड्स शेप्स का ऑप्शन। अब शेप्स का ऑप्शन कैसे यूज़ होता है? शेप्स का ऑप्शन ऐसे यूज़ होता है फ्रेंड्स के आप कोई भी डिज़ाइनिंग सीवी बनाते हैं, आप डिज़ाइन वगैरह कुछ करते हैं, कोई आप ऐसा बुक बना रहे हैं जिसमें आपको डिज़ाइन की ज़रूरत है, तो आप इस शेप्स को यूज़ करके डिज़ाइन बना सकते हैं। ऐसा शेप्स में पहले एक चीज़ होती है, ये देख लें ऊपर आप, ये वाली चीज़ होती है टेक्स्ट बॉक्स। इसका यूज़ ज़्यादातर होता है कि अगर आप कॉर्नर में कहीं भी टेक्स्ट देना चाहते हैं तो जस्ट आपको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पर आपको क्लिक करके उसको खींचते हुए जाना है, खींचते हुए जहाँ पर आप जितना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स रखना चाहिए। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग आप सिंपल है, देख लें। टेक्स्ट की डायरेक्शन सेम, आप जैसे सिलेक्ट चेंज करना चाहें। उसके बाद ये क्रिएट लिंक को छोड़ दें, आप इधर से आप शेप एग्जैक्ट पिक्चर की तरह कोई भी टेक्स्ट बॉक्स उठा लें, कोई भी शेप उठा लें, ये उठा लें। उसके बाद शेप फिल, अगर आप अंदर से इसको कलर चेंज करना चाहें तो कुछ भी दे दें, कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद आउटलाइन, जो इसका बाहर का बॉर्डर है ब्लैक, अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कोई भी दे दें। उसके बाद ये शेप चेंज शेप, अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को भी शेप में कन्वर्ट करना चाहें, जैसे सवेरे मैंने आपको पिक्चर का बताया, वो कर लें। आप देखें टेक्स्ट बॉक्स का शेप कैसे चेंज हो गया। उसके बाद ये अफेक्ट मैंने सवेरे भी आपको बताएं, फिर भी आप ये देख लें। रिफ्लेक्शन ये वाली ले लें तो ये रिफ्लेक्शन आ गई। उसके बाद 3D इफेक्ट्स हैं, कोई भी आप ले लें, ये वाला ले लें, देखें ये आपको 3D में मिल गया। उसके बाद ये काम की नहीं है, इसको छोड़ दें, ये 3D का बता रहा है किस साइड पे हो। ये पोजीशन मैंने आपको सवेरे समझा ली, ये भी आपको सवेरे समझा ली है, ये भी सारी चीज़ें मैंने आपको सवेरे समझा ली हैं। तो अब इसको मैं वापस डिलीट कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। टेक्स्ट बॉक्स को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। वापस मैं अपने इंसर्ट मेन्यू पे आता हूँ। इंसर्ट मेन्यू में शेप्स में वापस आता हूँ। यहाँ पर देखें बहुत से शेप्स पड़े हुए हैं, कोई भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। सपोज अभी के लिए मैं ये वाला यूज़ कर देता हूँ। ये मैंने देखें शेप यूज़ कर लिया। शेप में बिल्कुल सेम ऑप्शन से सारे, बस एक चीज़ आपको ये समझा सकता हूँ, इसमें आप नहीं लिख सकते कुछ भी। देखें आप लिखना चाहें तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, ऐड टेक्स्ट पे जाना है और आप फिर इसमें अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर काम करते करते एक चीज़ आपको समझाता जाऊँ। सपोज़ आपको फिर से शेप में आता हूँ, एक और शेप उठाता हूँ, ये वाला, उसको यहाँ पर लगाता हूँ। अब देखें मेरा ये वाला शेप आगे आ रहा है, ये वाला जिसमें टेक्स्ट लिखी हुई वो पीछे जा रहा है, देख सकते हैं आप। तो अब मैं कैसे चेंज करूँ? अगर मैं इसको सेलेक्ट करके सेंड टू बैक करूँगा तो ये देखिए अब ये वाला आगे आ गया और ये वाला पीछे चला गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों ऑप्शन भी समझ गए। अच्छा, एक और चीज़ आपको, जब आप इसको सिलेक्ट कर लें, अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन क्लिक करें, वापस वो आप इस शेप की बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन पे आए तो देखो आपको एरो के सामने प्लस का साइन नज़र आ रहा है। इसको सिलेक्ट करें तो आप दोनों एक साथ सिलेक्ट हो गए। फिर आप कंट्रोल का बटन छोड़ दें। अब आपको सिंपल इधर आना है, जहाँ पर ये आपको 4 एरो आप एक साथ नज़र आए, उधर आपको राइट क्लिक दबाना है अपने माउस का। जब आप राइट क्लिक दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ग्रुपिंग का ऑप्शन लिखा हुआ है। जब आप ग्रुपिंग में आकर इसको ग्रुप करेंगे तो ये दोनों शेप अब ग्रुप मतलब एक साथ बंध चुकी हैं। अब ना तो आप एक का शेप साइज कम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ना ही इसको मूव। जब आप एक को करेंगे तो दूसरा खुद ही मूव होगा। अब देखिए मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ, वो दूसरा हो रहा है। इसको अभी मैं इसको रीसाइज करना चाहता हूँ यहाँ से, तो देखें दोनों एक साथ रीसाइज हो रहे हैं। तो ग्रुपिंग से ये फ़ायदा होता है कि आप पूरा डॉक्यूमेंट बना के जब फाइनल हो जाए तो उसको ग्रुप कर लें, ताकि अगर जल्दी में या थोड़ी हरकत करने से उसकी डिज़ाइनिंग ख़राब ना हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रुपिंग के बाद अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। शेप्स का ऑप्शन, आई होप आप समझ चुके होंगे। ये सारे शेप्स आप खुद से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और उनमें टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। शेप्स के बाद होता है फ्रेंड्स स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन। अब ये स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन फ्रेंड्स क्या भला है, अभी ये परेशान हो गए होंगे आप, तो परेशान ना हो। स्मार्ट आर्ट पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर। स्मार्ट आर्ट ऐसा समझ लें कि हमारे पास एक डिज़ाइंस बनी हुई होती हैं जो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और इनमें टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। ऐसे समझ लें आपके एक आर्ट है, उसके अंदर आप अपने हिसाब से टेक्स्ट लिख सकते हैं। सपोज अभी के लिए अगर मैं कुछ एक उठा के आपको दिखा दूँ, ये देख लें आप, ये एरो है, डाइवर्जिंग एरोज, ठीक है। ये खुद ही बता रहा है कि आप किस लिए यूज़ करें। कह रहा है कि यूज टू शो आइडियाज और कंसेप्ट दैट आर प्रोग्रेस आउटवर्ड फ्रॉम अ सेंटर शेयर्स वर्क बेस्ड विद लेवल 1 टेक्स्ट ओनली।
तो ये कह रहा है कि आप आगे और पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का हिसाब से दिखा सकते हैं। चलो ये देख ले, ये कह रहा है नॉन डायरेक्शनल साइकिल, ये एक साइकिल है, कह रहा है कि इसको आप किसी भी स्टेज, टास्क या सर्कुलर के हिसाब से यूज़ कर लें। अभी के लिए चले मैं ये वाला उठा देता हूँ। तो देखें मेरे पास इसमें चेंजिंग कलर्स के भी ऑप्शन हैं, मैं ये वाला उठाता हूँ। इसको मैं अभी के लिए समझे कार्बन लिख देता हूँ, केमिस्ट्री जिन दोस्तों ने पढ़ी होगी। इसको मैं उसका इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, इसको भी मैं इलेक्ट्रॉन कर देता हूँ, इसको भी मैं इलेक्ट्रॉन कर देता हूँ, इसको भी मैं इलेक्ट्रॉन कर देता हूँ। तो देखें फ्रेंड्स, बगैर किसी ज़्यादा मेहनत के हमने सिंपली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक ऑर्बिटल शेप बना लिया कार्बन का, जिसमें हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ मूव करवा दिए। अब फ्रेंड्स इसमें एडिटिंग भी हो सकती है, इसको मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ, इसको मैं इधर नीचे भी ला सकता हूँ, इतना दूर भी कर सकता हूँ, करीब भी खींच सकता हूँ। देखें आप कितनी खूबसूरती से ये वर्क कर रहा है खुद से खुद ही। तो आप इसको रीशेप भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आप करना चाहें तो। अभी आप चाहें तो इसको इतना दूर तक ले जाएं। ये देखें अब ये एक रीशेपिंग हो गई, ये इलेक्ट्रॉन अलग कर दिया हमने, 3 साथ कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके आप 3D में चेंज कर दें इसको। देखें 3D में चेंज हो गया, और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं आप इसको। इसमें इसकी आप इसको आप मतलब ऐसा समझ लें कि आप इसका शेप भी चेंज कर लें। ये देखें जैसे मेरी राइटिंग डेटा सेम है, जस्ट मैंने चार्ट चेंज कर लिया, तो वापस हम सेम पे आते हैं। स्मार्ट आर्ट फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा इसमें देखना चाहते हैं कि क्या है, तो आप मेरी अलग से वीडियो देख लें, इसी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। स्मार्ट आर्ट में और ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, बाकी ये बहुत सी ऐसी शेप्स आपको मिलेंगी, देखते जाएं आप, हर लिहाज से आपको शेप मिलेगी। अब आप अपने वर्क और नीड के हिसाब से देख लीजिएगा। सपोज ये वाली देख लें, ये ऐसे जैसे टेक्स्ट बॉक्स मिल गया हमें, इसमें आप लिख सकते हैं, अपना नाम लिख लें, MS मैंने लिख लिया। यहाँ पर मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख सकता हूँ कि मुझे नंबर 1 मुझे शर्ट चाहिए फॉर सपोज, ठीक है। नंबर 2 में लिख देता हूँ मुझे बुक्स चाहिए। उस हिसाब से अगर आप कोई लिस्ट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आप ऐसे ही नंबर 2 में आप आपके हिसाब से बना सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। इधर आप मी लिख लें, मुझे क्या चाहिए, या मिस्टर S लिख लें, कुछ भी लिख लें आप अपने हिसाब से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं, बनी बनाई चीज़ में बस लिखना है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों स्मार्ट आर्ट में मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं था, इसको अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्मार्ट आर्ट के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है चार्ट का। अब चार्ट क्या है फ्रेंड्स, चार्ट पे आते हैं, देख लें यहाँ पर हमारे पास ये कुछ टावर टाइप के पड़े हैं और यहाँ पर कुछ टेबलेट टाइप्स के शेप्स पड़े हैं। अब ये क्या है, अब ये होता है फ्रेंड्स कंपैरिजन मेन्यू। ऐसा समझ लें कि कोई भी डेटा आप आपस में कंपेयर करें कि भाई ये ज़्यादा, ये बड़ी। आपने अक्सर ये पाई चार्ट्स वगैरह देखे होंगे, लाइनिंग के देखे होंगे, आपने वेविंग थ्रू देखे होंगे, जो अक्सर करके हम डेटा कंपेयर करते हैं। तो ये उसका चक्कर है। या अगर आपने मंथ का टारगेट है, 3 दोस्तों के बीच में डिवाइड करके आप चेक करते हैं किसने कितना अचीव किया, तो वो सपोज मैं ये कि एक्सप्लोडेड पाए लेता हूँ। एक्सप्लोडेड पाए आने के बाद देखें मेरे पास 4 डिफरेंट कलर के इसके पार्ट्स आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, पर अब आप परेशान हो गए होंगे कि यार भाई ये माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल कैसे खुल गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ्रेंड्स इसलिए खुल गया क्योंकि ये पूरा काम डेटा का है, कैलकुलेशन का है, तो ये तभी खुला ये। और इसको आपसे कुछ नहीं करना, जस्ट आप अपने वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वार्टर की जगह पे मैं A लिख देता हूँ, सेकंड की जगह पे मैं B लिख देता हूँ, और थर्ड की जगह पे मैं C लिख देता हूँ, फोर्थ की जगह पे मैं D लिख देता हूँ। अब मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको समझा सकूँ। दो में मैं पहले में 2 लिख देता हूँ, दूसरे में 4 लिख देता हूँ, इसमें 6 लिख देता हूँ और इसमें मैं 8 लिख देता हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने स्लोली बढ़ाता गया। अब इसको मैंने जस्ट सिंपली ये X वाली जगह पे आकर क्लोज कर देना है और कुछ नहीं करना। अब फ्रेंड्स ये देख लें आप, मेरे पास A आ गया, ब्लू मैंने 2 लिखा था, ये सिंपल आ गया। रेड आ गया, B ये मैंने थोड़ा ज़्यादा लिखा था, इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया। C इससे थोड़ा और ज़्यादा हो गया। D इससे सबसे ज़्यादा हो गया। थोड़ी मैं इसको बढ़ा कर देता हूँ। अब देख लें फ्रेंड्स, इसको मैं जूम भी कर देता हूँ इधर से। देख लें फ्रेंड्स, ये जो सारा काम है ये कंपैरिजन का है। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ इस इधर से, और इधर से मैं इसकी डेटा
एडिट कर सकता हूँ वापस एक्सेल में जाकर, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी ये डेटा लेबल्स ऐड कर रहे हैं, मतलब ये जो डेटा मैंने लिखी थी वही आ गई अंदर एंड में कि ये नंबर 8 इसका वैल्यू है, 2 इसका वैल्यू है, 4 इसका, 6 इसका वैल्यू। इसी तरह मैं इसमें परसेंटेज ऐड कर सकता हूँ। देखें परसेंटेज आ गई, इधर से मैंने इसको परसेंटेज ऐड कर दिया। ये 20, 40, 80, 30, 40 ये जो भी था, मतलब देखें दोस्तों ये सारा डेटा का काम है। अब जब आप ऐड करते जाएंगे डेटा अपने हिसाब से, आपको जो रिक्वायर्ड होगा आप वो इसमें ऐड करते जाएं। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सपोज, ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं आपको इसी में एक टावर टाइप चीज़ समझाऊंगा, फिर मैं ये बार बंद कर दूंगा, ज़्यादा नहीं जाऊंगा। ये वाला देख लें, ये 2 मैंने उठा लिए, सपोज ये 2 उठा लिए मैंने। इसमें भी 4 कैटेगरीज है। अब इसकी ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता, बस आपको बता दूं कि अगर ये ए जो नंबर 1 कैटेगरी है इसमें मेरा नाम आ गया सपोज, तो मैंने मंथ ये जनवरी करूं, ये फरवरी करूं और ये मैं मार्च कर लूं, तो फरवरी, मार्च और जनवरी तीनों महीने की अगर मैं वैल्यू लगा दूं, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 6, ठीक है दोस्तों, ये मैंने अपने वैल्यू लगाए, मैंने मतलब तीनों महीने में कितना काम किया। और मेरे साथ कंपेयर में अगर मेरा दोस्त है कैटेगरी बी में, उसके मैं लगाऊं 5, 10 और ये उसके मैं लगाऊं 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब मेरा जो दोस्त है उसकी कैटेगरी, अब इन दोनों को मैं अगर खत्म करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ ये दोनों ना हो, तो इसको सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाना है और फिर इसको आप क्लोज कर दें। अब मेरे दोस्त और मेरा कंपैरिजन आप देख लें, ये सीरीज 1 ये जनवरी था, ये फरवरी था, ये मार्च था। अब मैंने इनको नेम नहीं दिए थे पर आप समझ लें। तो देखें मैंने अपने जनवरी में 2 लिखे थे, इसके में 5 लिखे थे, तो इसका जनवरी बड़ा शो हो रहा है, ठीक है। सीरीज 2 मैंने अपना कम लिखा था, इसका बड़ा, तो इसका देखें ज़्यादा शो हो रहा है। मैंने सीरीज 3 अपना बड़ा लिखा था, इसका छोटा, तो देखें इसका छोटा शो हो रहा है, मेरा बड़ा। बाकी कंपैरिजन तकरीबन सेम दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप कोई भी सिलेक्शन करके किसी भी किस्म की आप कंपैरिजन कर सकते हैं। चार्ट में और कुछ नहीं होता, चार्ट में आप अपनी डेटा वगैरह वो इसकी सेटिंग कर देते हैं। बाकी इसको आप जैसे खुद से एनालाइज कर लेंगे ना दोस्तों, तो आप इस पर काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। 3D टाइप देखें, ये 3D टाइप है, ये 3D टाइप है। आप इस पर खुद से काम करेंगे, खुद से आप इस पर जितनी ज़्यादा कोशिश करके एनालाइज करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, बनिस्बत कि मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँ और आपको एक एक चीज़ बैठ के रिपीट करवाऊँ या इन सब चार्ट्स को मैं खोल के एक एक समझाऊं, तो फ़ायदा नहीं होता फ्रेंड्स। आप खुद से एनालाइज कर लें, ये सारी सेम कंपैरिजन की चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। आपने क्रिकेट में देखा होगा स्कोर लाइन लिखी होती है, वो स्कोर लाइन भी बिल्कुल ऐसे यहीं से होती है। ये देख लें, ये स्कोर लाइन है एक किस्म की, वही क्रिकेट वाली देखें थे, ये इसकी बैटिंग, ये उसकी बैटिंग, ये कहाँ पहुँचा, ये कहाँ पहुँचा, ये वही स्कोर लाइन है। आप स्कोर लाइन ये इधर देख लें, वही प्रोसीजर से। तो आप खुद से इसको एनालाइज कर लेंगे, इंशाल्लाह आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। अगर फिर भी कहीं पे आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स वापस आते हैं, हाइपरलिंक का ऑप्शन है जो कि मेरे ख्याल से किसी खास काम का नहीं है। मैं ये तीनों ऑप्शन छोड़ रहा हूँ, क्रॉस रेफरेंस, बुकमार्क और हाइपरलिंक, क्योंकि ये आपको कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये ज़्यादा डिटेल वर्क में काम आते हैं और मैं ये ट्यूटोरियल सिर्फ बेसिक इंस्ट्रक्शन का बना रहा हूँ, तो आई होप आपको इसमें कन्फ्यूजन ना होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। मैं ये तीनों ऑप्शन अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर का ऑप्शन। ये मेन्यू बहुत काम का मेन्यू है दोस्तों। अब वो कैसे, वो ऐसे के दोस्तों, अब हेडर का और फुटर का काम क्या होता है मैं आपको बता दूं। पहले तो आप समझ लें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हम जो काम कर रहे होते हैं वो हम, मैं आपको कैसे समझाऊं, चलो मैं 1 मिनट शेप लेता हूं। पहले एक इधर आता हूं, इंसर्ट में ये शेप लिया मैंने बॉक्स का शेप लिया, ये वाला। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम जब काम करते हैं तो सिंपली मैं इतना उठाता हूँ, तो ये समझ लें ये मैंने तो बहुत बड़ी मार्जिन खींच ली, पर इस बॉक्स के अंदर हम कम करते हैं, इस बॉक्स के बाहर हम कुछ नहीं इंसर्ट कर पाते। आप खुद से भी ट्राई कर रहे हैं, आप इसके अंदर काम कर पाएंगे, इसके बाहर नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कह रहा कि आप शेप के अंदर, बल्कि ये लाइन मैंने जस्ट आपको बॉर्डर दिखाया है कि ये जो बाहर की पट्टी है इसमें आप काम नहीं कर पाएंगे। ये तो मैंने बहुत कम पट्टी दिखाई है पर ये बहुत ज़्यादा होती है, इसको हम कहते हैं मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है कि आप मार्जिन से बाहर काम नहीं कर सकते, मतलब इसके अंदर काम कर सकते हैं। अब ये क्यों होता है, वो इसलिए होता है दोस्तों के बंदा कोई प्रिंटिंग वगैरह में कोई चीज़ कट ना जाए, ठीक है। अब इसकी मार्जिन की सेटिंग भी आ गई है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे होगी, पर अब आप समझ लें ये मार्जिन होती है।
अब जो हेडर और फुटर का काम होता है दोस्तों, वो ये होता है कि हेडर का मतलब होता है कि वो आपकी इसी मार्जिन ऊपर वाली में आपको हेडिंग लगाने की इजाज़त देता है। सपोज मैंने पहले पहले वाले ऑप्शन को लिया तो ये देखें, ये हेडर अंदर से आ गया, इसमें मैं कोई भी हेडिंग लगा दूं। सपोज मैं लिख देता हूं MS। अब ये जो हेडिंग होगी ना दोस्तों, ये पूरे पेज पे अप्लाई होगी। क्यों अप्लाई होगी भाई? ज़बरदस्ती है। हाँ भाई ज़बरदस्ती है, हेडर पूरे पेज पे अप्लाई होता है। पर अगर आप चाहते हैं कि जो हेडिंग है जस्ट फर्स्ट पेज पे है, तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा, डिफरेंट फर्स्ट पेज। इसका मतलब ये होता है कि आप फर्स्ट पेज में हेडिंग कोई भी लगा दें, दूसरे पेजेस में जो चाहे लगाएं। डिफरेंट ऑड इवन का मतलब ये होता है कि आप फर्स्ट 3, 5, 7 जो ऑड नंबर्स होते हैं उसकी सेटिंग अलग रख लें, पेज की 2, 4, 6, 8 उसकी पेज की सेटिंग अलग रख लें। ठीक है दोस्तों। अब ये क्यों अलग अलग आने का ऑप्शन है? वो इसलिए कि आप ताकि पेज नंबर जब बुक बनाते हैं तो इवन में इस साइड से आता है तो ओड में इस साइड से आता है, क्योंकि पेज जैसे हम पेज को हम टर्न करते हैं तो वो पेज नंबर साइड चेंज कर देता है। तो ये ऑप्शन उस वजह से भी होता है। और ये इस वजह से होता है पहले वाला कि अक्सर हम APA मेथड में देखते हैं कि फर्स्ट हेडिंग में हम लिखते हैं रीडिंग हेड, फिर पेज बुक का नेम लिखते हैं और फिर APA में आके हम रीडिंग हेड काट देते हैं, खाली नाम लिखते हैं। तो ये उस हिसाब से होता है। अच्छा, ये हेडर की जगह का मतलब ये आपकी ये इसकी जो है ना, ये ऊपर या नीचे करने की जगह, ये टॉप पे ले जाने की, ये देखें ये ऊपर चला जाएगा, इससे नीचे चला जाएगा। अब फुटर का काम भी यही है सेम एग्जैक्ट, पर फुटर की लाइन नीचे होती है। फुटर मतलब पैरों वाली साइड। तो इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँ, सॉरी वापस। अच्छा फ्रेंड्स, अभी मैं हेडर फुटर मेन्यू से वापस आ गया। अब मैं क्योंकि मैंने बाहर क्लिक कर दिया था, अब मैं इसमें वापस जाने के लिए इधर इंसर्ट से नहीं आना चाहता, तो डायरेक्ट मैं इसी जगह पे आकर ऊपर मार्जिन के अंदर 2 बार क्लिक करूंगा तो मैं हेडर फुटर के मेन्यू में आ जाऊंगा वापस से। अच्छा, फुटर में आ जाएं तो फुटर के लिए आपको इधर से पहले कोई सिलेक्ट करना होगा। मैं सपोज ये वाला सिलेक्ट कर देता हूँ फुटर के लिए। तो देखें यहाँ पर मैंने 3 टेक्स्ट लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख लूँ, सिग्नेचर कर लूँ कोई भी, फला फला फला। तो ये मेरे 3 टेक्स्ट आ गई। अच्छा दोस्तों, अब जैसे आप इंटर करते जाएंगे ना, ये देख रहे मैं इंटर करता जा रहा हूँ, तो सेकंड पेज में ये जो हेडर फुटर है ना, ये खुद से ही सारी चीज़ें दे देगा। देखें MS खुद से आ गया क्योंकि मैंने डिफरेंट फर्स्ट पेज नहीं किया हुआ था। फुटर भी देखिएगा आप नीचे से पहले से आ जाएगा, ये देखें फुटर खुद से आ गया। तो ये हेडर फुटर का ये फायदा होता है कि आप कुछ भी कर लें, आप काम कर लें, तो वो आपको आराम से हेडर फुटर जो है ना आपकी हेडिंग वगैरह पेज नंबर सेव करके रखता है। अच्छा, हेडर फुटर के मेन्यू में जब आप आ जाते हैं तो यही पेज नंबर जो उधर लिखा हुआ था वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पेज नंबर भी आप इधर से इंसर्ट कर लें, पेज नंबर भी आप मतलब इधर से कोई भी ले लें, अभी जो आप जहाँ पे रखना चाहें, इस कॉर्नर में, इस बीच में या इस कॉर्नर में। तो ये लिखें, ये पेज नंबर आ गया। ये पेज नंबर भी फ्रेंड्स अब मैं जब बाहर ओके कर दूंगा तो ये पेज नंबर आ जाएगा और ये सारे पेजेस में खुद ब खुद सेट होता जाएगा। मतलब हमारे पेज नंबर का मसला भी हल हो गया। पर फ्रेंड्स, अगर आप जब पेज नंबर इंसर्ट करेंगे तो आपकी हेडिंग गायब हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है, जैसे मेरी अभी MS गायब हो गई। कैसे गायब हुआ फ्रेंड्स? वो इसीलिए क्योंकि हमने पेज नंबर इंसर्ट किया तो हेडर की सेटिंग आउट हो गई। उसके लिए क्या होता है, जब आप पेज नंबर दे दें उसके बाद नीचे यहाँ पे आकर अब 2 बार क्लिक करें या 1 बार क्लिक करके फिर हेडिंग दोबारा से दे दें। ये हेडिंग अब आपकी कभी नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये टाइम एंड डेट आप देख रहे हैं, आप टाइम एंड डेट भी पुट कर सकते हैं। सपोज इधर मैं टेब से थोड़ा आगे जाकर इधर अपनी डेट इंसर्ट करना चाहता हूँ। सपोज मैंने 1 जुलाई ऐड कर लिया। देखें ये मेरी डेट और डे सब कुछ आ गया इसमें। ये भी खुद ब खुद नीचे जाऊँगा, हर पेज में आता जाएगा। अच्छा, उसके बाद पिक्चर भी ऐड कर सकता हूँ मैं इसके अंदर, पर ये बड़ी हो जाएगी, अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि फिर वो बहुत मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। पर आप खुद से अगर कोई पिक्चर ऐड करें तो वो कर दीजिएगा। अभी मैं जस्ट इंसर्ट करके दिखाता हूँ, फिर कंट्रोल Z कर दूंगा। अभी देखें ये टाइम ले रही है तो लोड हो रही है, इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप खुद से अगर पिक्चर ऐड करना चाहें तो आप कर दीजिएगा। उसके बाद क्लिप आर्ट भी आपको मैंने समझा दिया, वो भी आप यहीं से ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये गो टू फुटर कह रहा है भाई, कह रहा है कि हेडर की सेटिंग हो गई भाई, फुटर में जाकर काम करो। अब फुटर कह रहा है कि भाई फुटर की सेटिंग हो गई, ऊपर जाकर काम करो। तो ये चक्कर है। अच्छा, ये क्विक पार्ट्स मैंने आपको नहीं समझाया, अभी बताता हूँ। क्विक पार्ट्स में जब आप आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी होती है। अभी ये क्या भला है भाई? ये भला ये है कि इधर से आप अगर ऑथर को सिलेक्ट कर लें तो आप अंदर ही अंदर पेज नंबर के साइड में या कहीं पे भी इसको मैं मूव करवा सकता हूँ। इधर आकर
नहीं, ये मूव नहीं हो रहा। चलो इधर ही आप ऑथर का नेम लिख दें। सपोज मैं MS फिर से लिख देता हूँ, ये ऑथर हो गया। अभी मैं 2 बार बाहर क्लिक कर देता हूँ तो MS हो गया। पर अगर मैं इसको MS ऑथर के नेम को कट करके या डिलीट कर देता हूँ, इधर आकर मैं इसको अभी ख़त्म कर देता हूँ। डेट वाले जगह पे मैं ट्राई करता हूँ इसको पेस्ट करने की। तो वापस मैं कोई पार्ट्स में आया, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आया। अभी मैंने ऑथर का नेम फिर से लिखा। हाँ जी, अभी देखें, अभी ऑथर का नेम वही पुराना इमेज पर सही जगह पे आ गया। तो अभी मैं बाहर ओके कर देता हूँ। ये देखें, ये ऑथर का नेम आ गया। तो आप मतलब खुद से कोई भी चीज़ इधर इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के थ्रू। एक टेक्स्ट बॉक्स आपको मिल जाएगा, ज़्यादा तो कुछ ये नहीं देगा, पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स देगा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से, जहाँ से आप कुछ भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट, टाइटल, कुछ भी। फील्ड का ये मतलब होता है कि आप किस फील्ड का काम कर रहे हैं। इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि हम सारी फील्ड का काम कर रहे हैं तो हम कोई भी एक आर्टोस फील्ड सिलेक्ट नहीं करते, हम इस मेन्यू में ज़्यादा नहीं जाते। उसके बाद कोई एक पार्ट्स में होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब ये क्या भला है भाई ये भला मैं आपको अभी समझा देता हूँ, पर अभी यहाँ से नहीं समझा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से मैं आपको समझाऊँगा। इसको छोड़ दे। तो फ्रेंड्स, हेडर और फुटर के मेन्यू में यही कुछ था, और तो कुछ ज़्यादा नहीं था। हेडिंग या जो पेज नंबर जो भी आप देंगे वो सारे आपके जो होते हैं ना मेन्यूज, उसमें चला जाएगा खुद से ही। आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको एक पेज पे काम करना पड़ेगा, बाकी पेजेस पे खुद ब खुद अप्लाई हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मैं इस मेन्यू को अगर बंद कर दूं, ये मैं MS मेरा चैनल का नेम है, मैं सब्सक्राइब लिख दूं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये सब्सक्राइब, चलो ये भाई ऊपर चला गया, इसका चला, इसको कट कर देते हैं। इधर आकर इसके साइड में मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर वापस। अब तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो ये बंद हो गया। उसके बाद हम वापस आते हैं अपने इंसर्ट के मेन्यू पे, जहाँ पर हम थे। अब हेडर, फुटर, पेज नंबर, तीनों चीज़ आप वहाँ समझ लिए, और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ या ऑप्शंस, जो सब ऑप्शंस है वो भी समझ गए आप। ये क्विक पार्ट्स जो मैंने उधर आपको कहा कि मैं बाद में बताता हूँ, वो यहाँ पर अवेलेबल है, तभी मैंने आपको नहीं बताया वहाँ पर ज़्यादा। अब ये टेक्स्ट बॉक्स ले लें भाई, ये क्या है भाई? ये वही टेक्स्ट बॉक्स है जो हमने शेप्स में देखा था, बट फ़र्क ये है कि ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये डिज़ाइंड टेक्स्ट बॉक्स होता है। कुछ भी इधर से आप कोई भी उठा लें तो उसमें आप टेक्स्ट ही लिख पाएंगे, बट ये डिज़ाइंड होगा और काफ़ी वेल शेप्ड है। अभी मैंने ये वाला उठाया तो देखें, ये वाला डिज़ाइंड एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसमें फॉन्ट भी सेटेड है, कलर्ड भी है, डायरेक्ट मुझे जस्ट काम करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये डिज़ाइन टेक्स्ट बॉक्स होता है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब वापस इंसर्ट पे आता हूँ। इंसर्ट पे आकर ये क्विक पार्ट्स का ऑप्शन है, इसमें मैंने ये दो तो आपको समझा दिए। ये आखिरी में रह गया था, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको खोलता हूँ, इसको खोल के आपको मैं दिखाता हूँ। चलें ये देखें फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप कैसे यूज़ करें भाई, ये इतनी है। अब अगर मैं आपको बताने पे आ जाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए बेहतर है कि मैं आपको 2-3 ऑप्शंस दिखा देता हूं, फिर आप खुद से इनको एनालाइज कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो चीज़ है जिस पर आपको ध्यान करना है वो ये है, आप ये गैलरी वाला ऑप्शन जो है ना, इस पर ध्यान कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब गैलरी वाले ऑप्शन में आप देखें, ये ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन है, एक बायोग्राफी का ऑप्शन है। अब ये भाई क्या मसला है, बिब्लियोग्राफी, ये भाई ये होता है आपके डॉक्यूमेंट टाइप का मसला। अब कैसे, अब जैसे आप देख रहे हैं, ये मैं अगर ओके करूँ, इसको मैं इंसर्ट करूँ तो आप देखें देयर इज़ नो सोर्स इन द करंट डॉक्यूमेंट। अब कह रहे हैं भाई इसमें कोई डॉक्यूमेंट में सोर्स नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो बायोग्राफी होती है, ये हम इधर अपना लिंक देते हैं कि हमने जो लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट वो किस वेबसाइट से दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं वापस ख़त्म करता हूँ। अभी मैं वो आपको चीज़ें समझाता हूँ जो आपको जस्ट सिंपल डॉक्यूमेंट में काम आएगी। लाइक कवर पेज, आपको मैंने कवर पेज का समझाया, आपको याद होगा। यहाँ पर भी हमको वही कवर पेज मिल रहे हैं, अगर वहाँ से नहीं तो यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लें भाई। चलें ये वाला देख लें, वही सेम जो मैंने उधर अप्लाई किया था पीछे, तो कोई भी ले लें कवर पेज। यहाँ से आपका इधर जस्ट सिंपल इंसर्ट कर लें तो इंसर्ट हो जाएगा भाई। तो आप सोच रहे होंगे भाई ये तो वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ ली पीछे। हाँ भाई बिल्कुल, ये वही चीज़ें हैं जो हमने पीछे एनालाइज कर ली थी। तो ये ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है, ये कन्फ्यूज़ नहीं होता है।
ये वही चीज़ें हैं बिल्डिंग ब्लॉक में जो हमारी पूरी ऑफिस का जो चक्कर है ना, वो यहाँ पर एक उन्होंने कंसाइज करके रखा हुआ है। ये हेडर फुटर की सारी चीज़ें वही देख लें, हेडर फुटर की ये सारी चीज़ें बिल्कुल वही। पर इधर एक चीज़ है जो मैं आपको समझा दूँ, ये वाली पेज नंबर की, ये आपको बहुत काम आएगी। अब हेडर फुटर में आपने सिंपल पेज नंबर देना सीख लिया। ये देख लें, ये गैलरी मैंने आपको कहा था, इस पर ध्यान रखिएगा, ये पेज नंबर लिखे हुए हैं। इधर से जो शेप आप चूज करेंगे आपके पेज नंबर उस शेप में आएगा। देख लें, देख लें, परेशान नहीं होना, ये भी हेडर फुटर के अंदर ही आएगा भाई। ये देख लें, अब साइड में आपको नज़र आ रहा होगा जो ये मैं शेप सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो साइड में भी शेप दिख रही है। शायद लो लाइटिंग की वजह से आपको ना भी दिख रही हो, तो अभी के लिए मैंने एक ओवल शेप सिलेक्ट किया है। इसको मैं ओके कर देता हूँ, इधर से इंसर्ट करता हूँ। ये देख लें, पेज नंबर आ गया बट ओवल शेप के अंदर, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये भाई मुझे बहुत खूबसूरत लगा है, तो ये मेरे पेज पर लगा ही रहे। देखें, ये आ गया। अब वापस आते हैं अपने मेन्यू की तरफ, इंसर्ट की तरफ। वही हम क्विक पार्ट्स में आते हैं, वही हम बिल्डिंग ब्लॉक्स में आते हैं। यहाँ पर हमने पेज नंबर पे काम कर रहे थे। हेडर फुटर के भी ये ऑप्शन से आप खुद से एनालाइज कीजिएगा। उसके बाद अगर मैं एक एक बताऊंगा तो फ़ायदा नहीं रहेगा, आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पेज नंबर के भी अब आपने ऑप्शन देख लिए, कवर पेज भी मैंने आपको दिखा दिया। अब नीचे चलते हैं, ड्रैग करते हैं, और क्या है, पेज नंबर है यहाँ पर तो तकरीबन। अच्छा, ये टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन से, ये भी मैंने आपको उधर बताया कि कोई भी टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, ये टेबल भी मैंने आपको बताई थी, आप कोई भी टेबल उठा सकते हैं। ये कैलेंडर टाइप की टेबल है भाई, आप कैलेंडर बनाना चाहें तो ये देखिए कितना प्यारा कैलेंडर पहले से बना हुआ है। जस्ट आप डेट एंड डे इंसर्ट करेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, सब टेक्स्ट बॉक्सेस के ऑप्शन है, देख लें आप। अच्छा, ये वाटर मार्क का ऑप्शन है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। आपके लिए देख लें कि वाटर मार्क का ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है। अभी आगे हम पेज लेआउट में ये वाटर मार्क पढ़ने वाले हैं। ये देख लें, ये देख लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्विक पार्ट्स में से यही था। अच्छा, वर्ड आर्ट क्या होता है, मैंने आपको याद है पहले वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि भाई हेडिंग के लिए मैं आपको एक खूबसूरत तरीका बताऊंगा जब हम स्टाइल पढ़ रहे थे, तो वो यही है। अगर आप हेडिंग या कुछ भी देना चाहें तो इसमें से कोई भी खूबसूरत शेप उठाएं, इधर आप लिख लें, MS लिख लिया मैंने, आगे सब्सक्राइब लिख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा, ये मेरी हेडिंग है, ओके किया। अब ये आ गया, इसको इधर से लेकर मैं ड्रैग करता हूँ इतना, देखिए कितना खूबसूरत शेप आ गया और हेडिंग आ गई। अब इसको चेंज करने के लिए इसको 2 बार क्लिक करना है। ये वही सारा मेन्यू है जो मैंने आपको पहले समझा दिया है। इसमें आप इधर से आकर कोई भी शेप सिलेक्ट कर लें, ये वाला देख लें कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं आपको समझा दूँ। तो ये वापस इंसर्ट मेन्यू पे आए। अब ये सिग्नेचर लाइन क्या होती है भाई, ये ज़्यादा कुछ नहीं होती, ये एक बॉक्स आ जाता है, उसमें आप अपना नाम लिख दें और कुछ नहीं होता। सपोज़ मैंने MS लिख के इधर ओके कर दिया, तो ये देखें MS आ गया। और ये सिग्नेचर मतलब आप किसी के भी आखिर में ये लगा ले तो यहाँ पर MS की सिग्नेचर होगी भाई, बात ख़त्म। तो ये सिग्नेचर बॉक्स इतने काम का नहीं होता, क्योंकि हम इसकी जगह पे अक्सर करके टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। डेट एंड टाइम भी मैंने आपको समझा दिया, वही इंसर्ट होगा सवेरे वाला। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब है भाई कोई ऐसा फाइल जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सपोर्ट ना करती हो, या ऐसा कहने के अगर आप इधर कोई काम उधर कोई काम करें और इधर आ जाए, वो इधर से होगा। देखें, अभी मैंने बिटमैप इमेज सेलेक्ट की, मतलब पेंट फाइल। अब यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ भाई, ये मैंने MS लिख दिया और मैं इधर सिग्नेचर कर देता हूँ। अब मैंने जैसे इसको क्लोज किया, देखें ये मेरा वो वाला काम यहाँ पर आ गया, पर पिक्चर के शेप में आ गया। तो मैंने वहाँ पेंट में काम किया, अप्लाई कहाँ पर हुआ भाई, देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अप्लाई हो गया, है ना काम की चीज़। चलो इसको बंद करते हैं। ये सिर्फ पेंट का नहीं है भाई, इधर आप एडोब का काम पेस्ट कर सकते हैं, एक्सेल की चार्ट पेस्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पेस्ट कर सकते हैं। ये आप खुद से देखिएगा, बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इक्वेशंस क्या है, अब भाई इक्वेशंस मैथमेटिक्स की हैं, और क्या है जो आप बंदा मैथ में होगा उसको पता होगा, आप क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त कहाँ से आए इक्वेशन, तो ये बनी हुई हैं, उठाओ लगाओ। और अगर आप फिर खुद से बनाएं तो सिंबल कहाँ से आए, कीबोर्ड में तो अवेलेबल ही नहीं है, बीटा की गामा की कहाँ से आए, तो यहाँ से उठा लो भाई, ये पड़ी हुई हैं, और क्या। तो उसके बाद तो ये इंसर्ट का मेन्यू तकरीबन यही था फ्रेंड्स, इसमें कोई ऐसी काम की चीज़ और तो नहीं थी जो मैं आपको बताऊं।
और सिग्नेचर लाइन में भी इतना कुछ काम का नहीं था। डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट में भी आई थिंक इतना कुछ काम का नहीं था। हाँ, बस यही था इंसर्ट के मेन्यू से फ्रेंड्स। आई होप आपको इंसर्ट का मेन्यू तकरीबन समझ आ गया होगा। तो अब हम मूव करेंगे इंसर्ट मेन्यू के बाद पेज लेआउट मेन्यू में फ्रेंड्स। पेज लेआउट में हमारे पास दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन थीम्स का होता है। ये वही ऑप्शन जो आपको स्टाइल में मैंने समझाया पहले वही है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। देखें आप, जस्ट ये इमेज पे ध्यान दीजिएगा, ये चेंज होता रहेगा। हमारा राइटिंग का शेप चेंज होता रहेगा, फॉन्ट चेंज होता रहेगा, या कलर वगैरह हम यहाँ से अरेंज करेंगे, या ये फॉन्ट उसका चेंज करेंगे, इससे वे ये वो। तो ये वही स्टाइल वाला मसला है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इसको छोड़ दें आप। मार्जिन फ्रेंड्स, अभी मैं आपको मार्जिन के बारे में बताता हूँ, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। भाई मार्जिन क्या है? मार्जिन है क्या भला? वही भला है भाई जो मैंने सवेरे बताया कि मार्जिन के अंदर हम लिख नहीं सकते। अब देख रहे हैं ये जो लाइनें बनी हुई है, हम इसके अंदर लिख सकते हैं, इसके बाहर नहीं लिख सकते, इन लाइनों के बाहर बॉर्डर लाइन्स में। अब ये मार्जिन नॉर्मल लगी हुई है 2.54 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑल साइड्स। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ दोस्तों, तो सिंपली मैं नैरोअर सेलेक्ट कर लूँ तो ये मुझे बता रहा है 1.27 सेंटीमीटर। तो मतलब मुझे काम करने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। पर अगर ये भी ना करूँ, मैं कहूँ नहीं भाई मॉडरेट हो, मॉडरेट मतलब उसकी जो साइड्स हैं वो थोड़ी मुझे ज़्यादा मिल जाए, बाकी जो उसकी अप और बॉटम की मार्जिन है वो हेडर फुटर वाली सेम रहे। अगर मैं वाइड करूँ, वाइड का मतलब ये है कि मैं कहूँ नहीं भाई मुझे बहुत कम मार्जिन, मतलब मुझे बहुत कम स्पेस चाहिए काम के लिए, तो फिर वाइड बेहतर है। अभी ये मतलब आपके पास बने बनाए ऑप्शंस होते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर लें। ज़्यादातर हम नॉर्मल या नैरोअर यूज़ करते हैं, पर अगर आप खुद से मार्जिन सेट करना चाहें तो कस्टम मार्जिन में आकर आप इधर से खुद के मर्जी की मार्जिन की सेटिंग लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। मार्जिन के बाद हमारे पास आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, किस वर्क आप किस मूड में काम करना चाहते हैं, सिंपल पेज का मूड। साइज में है, ये पेज साइज होता है सिंपल। आप A4 पे काम करना चाहते हैं, लेटर पे या मोर में जाकर कोई भी सिलेक्ट करें, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो अक्सर करके हम A4 या A3 या लीगल या लेटर पे काम करते हैं। अभी A4 कर देता हूँ इसको मैं। अच्छा, कॉलम्स का ऑप्शन है। कॉलम्स का क्या मसला है? कॉलम्स का ये है कि भाई आपने बुक्स में देखा होगा, अक्सर करके पोइट्री बुक्स में आपके पास एक ही पेज पे दो साइड्स पे राइटिंग्स लिखी हुई होती है, बीच में थोड़ा स्पेस होता है। अब वो कैसे, वो ये देख लें। अभी मैं डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ अभी के लिए। अभी ये डमी टेक्स्ट, मैं डमी टेक्स्ट लिखता जा रहा हूँ। अगर मैं कुछ बैठ के लिखने पे बैठ गया तो भाई आपकी तो वीडियो लंबी हो जाएगी ना। अब इसको मैं कॉलम्स में आता हूँ, इधर मैं 2 कर देता हूँ, तो देखें मेरी ये टेक्स्ट इधर से डिवाइड हो गई, नीचे चली गई। अब इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, इस वाली साइड पे आता हूँ मैं। उसके बाद नहीं, इधर आकर ये देखते जाइएगा। अब आप, मैं कंट्रोल V करता जाता हूँ। अब देखें फ्रेंड्स, देखें जैसे मेरी ये साइड कंप्लीट हो गई थी, इसने इस साइड से मुझे टेक्स्ट लिखने की परमिशन दी। फिर तो आप एक पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद आप दोनों साइड्स को यूज़ कर सकते हैं। ये आपने अक्सर करके राइमिंग एंड पोइट्री बुक्स वगैरह में देखा होगा। अभी के लिए मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, कॉलम्स में आपको सिर्फ 2 का ऑप्शन नहीं मिलता, बल्कि बहुत अंदर ज़्यादा ऑप्शन हैं। देख लेते हैं इसको, अंदर चलते हैं। इसमें तो देखें 3 का भी ऑप्शन है। लेफ़्ट का ऑप्शन का मतलब ये कि लेफ़्ट में थोड़ा लिख सकते हैं, राइट में ज़्यादा आप स्पेस में लिख सकते हैं। राइट में ये क्या होगा कि राइट में आप थोड़ा लिख पाएंगे, लेफ़्ट में आप ज़्यादा लिख पाएंगे। मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो खुद से आप इनको सेट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही इसमें से। अच्छा, पेज ब्रेक में आपको पहले समझा चुका हूँ, अब फिर से तो मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लाइन नंबर, ये भी मैं आपको पहले समझा चुका हूँ उधर से, तो इधर से समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाइबरनेशन का भी इतना ख़ास कम नहीं है, तो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, आता हूँ मैं वाटर मार्क पे। मैंने सवेरे भी आपको कहा था। अब ये क्या भला है भाई? भाई ये बड़ी काम की चीज़ है। वो कैसे? वाटर मार्क वो मार्क होता है जो आपके डॉक्यूमेंट के पीछे से आता है, पर उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो कम होती है, तो किसी को कुछ मतलब इतना ज़्यादा नहीं दिखता है, पर फिर भी वो आपका काम कर लेता है। जस्ट मैंने ड्राफ्ट को सिलेक्ट किया, देखे पीछे से मेरे डॉक्यूमेंट पे आ गया। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं अपना काम वैसे ही कर सकता हूँ। देख लें, ये जस्ट मेरा पीछे आ गया। अच्छा, इसकी
वाटरमार्क में जाएं। इनमें से अगर आपको कोई काम का नहीं है, आप अपने से कुछ अपने इंस्टीट्यूट का नेम देना चाहते हैं तो कस्टम वाटरमार्क पे आएँ। इधर आकर आप ये जो ड्राफ्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर अपना नाम लिख लें। मैंने डमी टेक्स्ट लिख ली फॉर सपोज। इधर से आप फॉन्ट चेंज कर लें। अच्छा, ये कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हॉरिजॉन्टल और डायगोनल ये भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, पिक्चर भी आप एज अ वाटरमार्क आप इसमें पिक्चर भी दे सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप पिक्चर दे दें इधर से, नो वाटरमार्क से कोई वाटरमार्क नहीं आएगा। तो आई होप कि इट्स सो सिंपल आपके लिए। अभी जैसे आप अप्लाई करेंगे तो देखें मेरी डमी टेक्स्ट आ गई और वो ख़त्म हो गया। अब इसको ख़त्म करना हो तो सिंपल जाना है और सिंपली इसको खोलने के बाद यहाँ पर आपको रिमूव वाटरमार्क का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कर लें आप। रिमूव वाटरमार्क करने के बाद दोस्तों आप वाटरमार्क ख़त्म हो गया। वाटरमार्क में से और कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊँ, ये 4-5 ऑप्शंस थे जो हमने देख लिए। उसके बाद पेज कलर पे आते हैं फ्रेंड्स। ये तो सिंपल है, कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें आपके पेज पे आ जाएगा। अगर आप पेज पे इफेक्ट देना चाहते हैं तो फिल इफेक्ट में आकर आप कोई भी इफेक्ट दे दें, टेक्सचर दे दें, सपोज ये वाला ओके कर लें तो आपके पेज पे टेक्सचर आ जाएगा। ये अक्सर हम अपने डॉक्यूमेंट या पेज को खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए नो कलर कर देता हूँ मैं। आप खुद से एनालाइज कर लीजिएगा इसके मोर कलर्स वाले, मोर फिल इफेक्ट्स वाले ऑप्शन को, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। लाइक पैटर्न, पिक्चर, ये देखें कितना खूबसूरत पैटर्न है, ये आ गया हमारे पेज पे। देखें अभी ये आँखों को भी तकलीफ़ दे रहा है तो हम इसको अभी ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद पेज बॉर्डर का ऑप्शन होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये है कि आप अपने पेज को बॉर्डर दे सकते हैं। देख लें ये पेज बॉर्डर में सिंपल स्टाइल्स पड़े हुए हैं। एक ये ले ली तो ये देखें पेज बॉर्डर आ गया। अब आप जब नीचे जाएंगे तो ये पेज बॉर्डर सारे डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैंने अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट कर रखा है। अगर आप इधर से आप अलग कर दें, दिस सेक्शन कर लें या दिस पेज कर लें तो फिर आपके इसी पेज पे आएगा, बाकियों पे नहीं आएगा। अच्छा, कलर भी इसमें ऑटोमेटिक ब्लैक है, आप चेंज कर सकते हैं। विड्थ भी इसकी आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, आर्ट क्या है भाई ये डिज़ाइंड होते हैं, डिज़ाइन किए हुए कुछ आपके बॉर्डर होते हैं, ये भी आप दे सकते हैं कि आप डिज़ाइन करने के बाद उनको डिज़ाइनिंग को यहाँ पर पेस्ट कर लें। सपोज़ अभी मैं एक ट्री का ले रहा हूँ। ये ट्री देखें, ये मेरा ट्री आ गया चारों तरफ बॉर्डर में। तो बॉर्डर, पेज बॉर्डर में और क्या है, चलें भाई ये शेडो नहीं, ये सारी चीज़ें तो 3D बॉर्डर ये सब तकरीबन सेम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें और कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको समझा सकूं। ये पैराग्राफ की शेडिंग होती है, मतलब आपने लिख लिया उसके पीछे हल्की सी शेडिंग दे दी। सपोज अब बॉर्डर में आए, आपने शेडिंग में आए और इधर स्टाइल आपने ये रख लिया, उसके बाद ओके कर लिया। तो ये देखें मेरे बॉर्डर के पीछे ये हल्की फुल्की हाईलाइट आ गई, जो मैंने आपको पहले होम में समझाई थी, सेम थिंग है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये पेज बॉर्डर की अलाइनमेंट का सेटिंग है, ये भी खुद से सेट हो चुकी है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। अभी मैं वापस Ctrl+Z करता जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं वापस अपने बिल्कुल एग्जैक्ट पेज लेआउट पे आ गया। तो दोस्तों उसके बाद इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं आपको समझाऊं कि भाई ये करो वो करो। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप समझ चुके होंगे। ये स्पेसिंग है कि भाई एक पैराग्राफ के एक लाइन के बाद दूसरे में कितनी स्पेस आनी चाहिए, ये या राइट और लेफ़्ट के बीच में कितनी आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो भी आप खुद से अगर ज़रूरत हो तो, मेरे ख्याल से तो नहीं पड़ती, तो ये भी काम की नहीं हुई। अच्छा दोस्तों, पेज लेआउट का बिल्कुल इतना ही काम था। पेज लेआउट के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस में भाई क्या है, भाई रेफरेंसेस उनके लिए हैं जो पीएचडी वर्क्स करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं या अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह का कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू देता जाऊंगा। आप ओवरव्यू कैसे कि आप टेबल कंटेंट मतलब हेडिंग 1 2 3 5, जैसे आप कोई अपने एक कंटेंट देखी होगी, ये क्या कहते हैं उसको, आप एक बुक के पहले लिखी होती है, तो आप भाई उसमें देखते हैं 1 क्या है, पेज 2 पे क्या है, तो ये उस टाइप का है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो ये कंटेंट्स वगैरह की टेबल इधर से डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एड टेक्स्ट है। भाई ये क्या बना है, भाई ये जो बना है लेवल 1 2 3, ये जस्ट सिंपल आपके हेडिंग के नेम है। लेवल 1 का मतलब है कि अगर आपने कुछ लिखा हुआ है उसको लेवल 1 पे लगा देंगे तो वो आपको हेडिंग टाइप में आ जाएगा। उसकी साइज़ 1 टाइप मतलब ऊपर होगी, बड़ी होगी।
2 में उसकी साइज़ थोड़ी कम होगी, देखते जाएं आप। फिर जो 3 होगा उसकी साइज़ और ज़्यादा कम हो जाएगी। अच्छा, अपडेट टेबल, ये आप टेबल बना दें और फिर उसको चेंज यहाँ से कर सकेंगे। इंसर्ट फुटनोट, भाई ये फुटनोट क्या होता है? भाई आपने काम कर लिया, सपोज आपने देखा होगा उर्दू की पोइट्री में ना कभी कभार ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो उन्होंने उसको अंडरलाइन करके लिखा होता है भाई इस वर्ड की ये मायना है। तो इसी तरह इंग्लिश में भी अगर आप कहीं पे कोई फुटनोट देना चाहेंगे, भाई ये चीज़ हमने इसलिए लिखी है, तो इधर से आप वो उठा के आप दे सकते हैं भाई ये नंबर 1, उस तरह आपने ब्रैकेट में नंबर 1 दे दिया तो यहाँ लिख लिया। सपोज के लिखें कि इट इज़ एग्जाम्पल, तो आपने जहाँ पर नंबर 1 दिया होगा तो ये आपको पता चल जाएगा भाई नंबर 1 पे अंडरलाइन थी, वो क्यों थी? बिकॉज इट इज़ एग्जाम्पल। अभी मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ फुटनोट को, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद फुटनोट के बाद ये इंसर्ट ई नोट, आखिर में आप कुछ देना चाहें अपने डॉक्यूमेंट के आखिर में तो वो यहाँ से इंसर्ट कर लें, वो भी सेम फुटनोट की तरह इन नोट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एक फुटनोट देने के बाद दूसरा देना चाहें तो यहाँ से आप नोट दे सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या मसला है भाई, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, मैंने आपको बिब्लियोग्राफी का बताया। भाई ये होता है, ये लिखने के तरीके होते हैं। अब देखें एपीए 5th एडिशन, एपीए 6th एडिशन, गोस्ट नेम शॉर्ट, अभी ये अमेरिकन, कुछ रशियन और कुछ ब्रिटिश ये तरीके होते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के। आजकल तो एपीए चल रहा है, वो भी 6th एडिशन, अभी तो 7th भी आ चुकी है उसकी, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो उसी स्टाइल में लिखा जाएगा। और साइटेशन क्या होती है भाई? साइटेशन होती है पैराग्राफ में जब आप किसी बुक से रेफरेंस देते हैं। अब देखें जैसे मैंने सिलेक्ट किया ना, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ से आपने रेफरेंस लिया है, भाई वो दे दो। फिर इधर मुझे ना अपने वेबसाइट की या बुक की नेम देना पड़ेगा वगैरह वगैरह, इधर से सोर्स देना पड़ेगा, तो तब जाकर वो मेरा साइटेशन इंसर्ट करेगा। अब साइटेशन क्या भला है, इसके लिए आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी भाई, तभी आपको समझ में आएगा साइटेशन क्या भला है। तो इसको बस समझ लें कि साइटेशन पैराग्राफ के स्टाइल में लिखा होता है ना, सपोज के जैसे कि लिखा हो कि एल्बर्ट सेड इन 2005, एल्बर्ट ने 2005 में कहा। फिर आप लिख तो आप रहे हैं पर आप रेफरेंस किसका देते हैं? एल्बर्ट का देते हैं, तो उसको हम इनसाइटेशन कहते हैं। तो ये उसकी भलाई। अच्छा, उसके बाद मैनेज सोर्स, सिंपल सेम थिंग। आप जब इनसाइटेशन या कोई भी देंगे तो आप अपने सोर्सेज यहाँ पर वेबसाइट वगैरह दे देंगे, उनकी यूआरएल कि भाई ये, या उनकी डीओपीज वगैरह, तो यहाँ से हमने ये डॉक्यूमेंट लिया हुआ है या इधर से हमने हेल्प ली हुई है। ये इंसर्ट कैप्शन आपको पता है भाई, फिगर 1 सपोज अगर मैंने कोई पिक्चर इंसर्ट की तो उसकी कोई भी कैप्शन दे दूंगा इधर से, ठीक है। या अगर मैंने टेबल लगाई हुई है तो उस पर कैप्शन दे सकता हूँ यहाँ से। क्रॉस रेफरेंस मैंने पीछे भी आपको कहा था छोड़ दो भाई, मेरे हिसाब से तो किसी काम का नहीं है, तो छोड़ ही दो तो बेहतर है। ये पीएचडी वाले ज़्यादा समझ पाएंगे इसको जब वो खुद से काम करेंगे। तो अभी मैंने भी पीएचडी नहीं की हुई कि भाई मुझे पता हो कि क्या होगा। बाकी ये जो पूरा ऑप्शन होता है ये अक्सर करके पीएचडी और एमफिल वालों के लिए होता है। उसके बाद मेलिंग है फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ ज़्यादा काम का नहीं, सिंपल आप अपना डॉक्यूमेंट बना लें, कहीं भी भेजना चाहें यहाँ से भेज दें। पर आजकल ये भी नहीं चल रहा भाई, बंद हो गया है। अब तो डायरेक्ट इसको सेव करो एंड देन सेंड द डॉक्यूमेंट थ्रू जीमेल, ये हो गया है। रिव्यू है भाई, रिव्यू में क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर, मैंने ये भी आपको सवेरे बताया था कि भाई इसको लगा दो, अपनी ग्रामर चेक करते जाओ, स्पेलिंग चेक करते जाओ। रिसर्च है भाई, रिसर्च में क्या है भाई, इधर से आप वही पीएचडी वालों का काम आ गया। मैंने किसी बुक का नाम लिख दिया, बुक फलां फलां फलां, उसको मैं सर्च करूंगा, इंटरनेट नहीं है अभी मेरे पास, तो वो मुझे बताएगा हाँ भाई ये बुक है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसके बाद ट्रेजर से ये क्या है भाई, ये क्या बला गई भाई, ये भी ये मैंने यहाँ पर अगर मैंने वर्ड लिखा हुआ है बुक, तो उसके बाद मैं इसको इधर लिख रहा हूँ बुक। अभी मैं इसमें ओके कर रहा हूँ तो देखें बुक की माना लिख के आ गया भाई। वॉल्यूम भी कहते हैं, हार्ड बैग भी कहते हैं, पेपर बैग भी कहते हैं, ये उसकी मायने बताएगा। ट्रांसलेट कर लो भाई, बुक को किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दूँ, यूएस टू फ्रेंच कर लो, ओके कर लो। तो ये इंटरनेट नहीं है अभी, पर फिर भी ये देखें यहाँ पर बुक का नहीं आ रहा, नेट का मसला है, वरना आपको आ जाएगा। कोई ट्रांसलेट भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सेम है सेट लैंग्वेज, वर्ड काउंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ड काउंट चेक करने का तरीका नीचे से ही आ जाता है। ये न्यू कमेंट भाई, कमेंट क्या मसला है? कमेंट भाई ये बुक के लिए जो सवेरे आपको बात बताई, बुक के लिए इधर लिख लो, सपोज लिख लो कि भाई इट इज़ फर्स्ट वन। अभी ये बुक के बारे में लिख दिया कि पहला बुक है, अभी ओके कर दिया। अब तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट पे काम कर दूंगा, पर अगर बुक के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होगा तो वो यहाँ से डायरेक्ट
जाकर देख लेगा, ये मेरे डॉक्यूमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा कमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नहीं हो रहा, यहाँ से कंट्रोल Z तो नहीं हो रहा। अभी ये इधर से आकर इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद ट्रैक चेंज का भी इतना खास काम नहीं होता, तो मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्सेप्ट रिजेक्ट, ये भाई ये भी वही बलाएँ ये नहीं होगी अभी जब तक मैं पूरा रिसर्च वर्क ना लिखूँ, तो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद व्यू का ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, आखिरी ऑप्शन। व्यू में क्या भला होती है भाई? व्यू में यही है कि आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं। सपोज़ ये प्रिंट लेआउट, अभी प्रिंट लेआउट पे है, पर इसकी प्रिंट लेआउट मैंने आपको शुरू में बताई थी 63 होती है। तो मैं जब 63 पे आऊँगा, बिल्कुल एग्जैक्ट 63, चलो 62 पे, तो ये आपको प्रिंट व्यू दिखाएगा कि भाई हमारी प्रिंट ऐसे होगी। ठीक है, उसके बाद आउटलाइन पे आपको फुल दिखाएगा भाई ये मसला है आपके पेज के साथ। चलो भाई आउटलाइन को ख़त्म कर लो, वापस आ जाओ, आउटलाइन को इधर से क्लोज आउटलाइन कर दो। उसके बाद आपको बताएगा ड्राफ्ट व्यू, रूलर। अच्छा रूलर क्या है भाई? ये क्या भला है रूलर? भाई ये लिखी हुई ना ऊपर से फुट दी हुई है, ये रूलर है। उसके बाद ये ग्रिड लाइनें आप दे सकते हैं, जब ग्राफ पेपर वगैरह के हिसाब में जो होती हैं वो यहाँ पे आ सकती है। डॉक्यूमेंट मैप को छोड़ दें, काम का नहीं है। थंबनेल आप दे सकते हैं इसको साइड में, जैसे MS पावर पॉइंट पे होता है, इसको भी छोड़ दें। जूम है, आप जूम करते हैं 100% पे रख लें डायरेक्ट, जो पहले था। ये 1 पेज व्यू, 1 पेज का, ये 2 पेज आपने बनाए होंगे, तो 2 के पेज विड्थ, तो आपका पेज फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। न्यू विंडो से आप इसको न्यू में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अरेंज ऑल में आप सबकी सेटिंग देख सकते हैं, पर अभी मेरे पास सिर्फ एक है, तो भाई मैं क्या करूं। स्प्लिट वही चीज़ है, इसको बीच से तोड़ देगा भाई, इधर से रखा दो, देखें तोड़ दिया बीच में। यहाँ पर मुझे रूलर का काम था, अब मुझे पता चला कि 12 पे मेरा ये लिखा हुआ है, 12 पे B में इसको पीछे करके भाई मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे 10 पे लिख के दो ये वाला, तो यहाँ पर हो गया मेरी टेक्स्ट आ गई, तो रूलर उस काम के आ जाएगी। तो अभी रिमूव स्प्लिट कर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद स्विच विंडोज़ है, अगर मैं 2 विंडोज़ पे काम कर रहा हूँ तो यहीं से मैं A B पे जा सकता हूँ। मैक्रोस में भी इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का जो कंप्लीट ट्यूटोरियल था वो यही था मेरे हिसाब से। तो ये सब कुछ था जो मैंने आपको बताया, और इसमें और भी काफ़ी ऑप्शंस होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आपने जो बताया उसमें तो हमें ये भी पता नहीं, आपने नहीं बताया, ये भी नहीं बताया, ये भी नहीं बताया। और मेरे भाइयों बहनों बिल्कुल बहुत सी इसमें डिटेल है, मैं भी जानता हूँ बहुत डिटेल है। अभी ये समझे कि हमने 50% कवर कर लिया है, पर हाँ हमने वो 50% कवर किया है कि जिससे हम कोई भी डॉक्यूमेंट ईजिली बना सकते हैं, कोई भी मसला इसका हल कर सकते हैं। हाँ बाकी इसमें जो 50% रहा है ना वो फुल डिटेल होती है, वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मुझे फिर 3 से 4 घंटों का ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा, फ़ायदा नहीं होगा, आप भी नहीं देखेंगे, बोर हो जाएंगे। तभी मैंने जस्ट सिंपली और शॉर्टली काम किया है ताकि आपका भी काम हो जाए, आप समझ भी जाएं और आप सीख भी जाएं। फिर भी अगर कोई ऑप्शन है जो आप सीखना चाहते हैं, मैंने नहीं समझाया, तो आप मुझे कमेंट में कहें भाई मुझे हमने ये ऑप्शन नहीं सीखा, ये दोबारा से रिपीट कर लें, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा से रिपीट कर लूँगा, उसको दोबारा से आपको समझा दूँगा। और कहीं पे अगर मुझसे गलती हुई है तो आप बता दें, क्योंकि भाई बंदा है, इंसान से गलती हो जाती है। अगर मुझसे भी इतनी बड़ी वीडियो में कहाँ पे गलती हुई है तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुई होगी, हो भी सकती है, तो वो भी मुझे बता दे ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर लूँ, ताकि कोई और वो गलती ना कर ले। तो यही था मेरी तरफ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ट्यूटोरियल। अगर आपको ट्यूटोरियल से फ़ायदा हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एडोब फोटोशॉप और बाकी जो सॉफ्टवेयर है उन सब पे भी ट्यूटोरियल बनाऊं, ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आई होप दोस्तों मेरी ये वीडियो आपके काम आएगी और आप इंशाल्लाह आप डॉक्यूमेंट बनाना और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के छोटे बड़े सारे फंक्शंस के बारे में सीख चुके होंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके सजेशंस का इंतज़ार करूँगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।